नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे मेरे सुपरस्टार। तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। आज मैं आपको एक ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे तो प्रश्न कैसा रहेगा। जो भी आपको आज मैं प्रश्न बताने वाला हूं वो खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन होगा। वो आपको मैं आज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ बताने वाला हूँ। ये क्लास आपको 6 बजे से चलने वाली थी, लेकिन किसी कारण आपको यह क्लास इस समय से यानी कि आधे घंटे लेट से चल रही है। तो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि भाई सेशन नहीं चलेगी, तो उन सबको बताओ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज के सेशन में बने रहो। और आपको जो कहते हो ना कि भाई पूरी हिंदी में अगर आप बेहतर नहीं कर पाते हो तो एग्जाम में भी आपका जो रैंक आप तब्दील करना चाहते हो, बेहतर रैंक लाना चाहते हो, तो थोड़ा ना कहीं आप पीछे हट जाओगे। तो जरूरत है आपको हिंदी, संस्कृत और मैथ जैसे सब्जेक्ट पे ज्यादातर जोर लगाना। वैसे तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना ही है, लेकिन यदि इन सब्जेक्ट को यदि आप बेहतर बनाते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप जो चाहते हो ना वो मिल पाएंगे। तो आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं बता देता हूं, फिर आपके चैट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। एक बार सेशन को तब तक शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बताने वाला हूं इस प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर हो, ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा जहां पे ये पूरी जानकारी आपको दी गई होगी। ये आपकी मातृभाषा हिंदी का आपका क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, जो आपको बनाने के लिए एग्जाम हॉल में 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। बोलो चैट सेक्शन में कितने घंटे में हिंदी के पेपर को बनाने में मिलेंगे। तो कहना सर 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा जब आपको हिंदी के पेपर करना होगा। अब देखो होगा ये इसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके सब्जेक्टिव के लिए 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चनों की संख्या 106 होगी। एक बात इसमें ध्यान देना कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की बाद से ऑब्जेक्टिव का जो ओएमआर सीट दिया जाएगा वो आपसे छीन लिया जाएगा। यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको बना लेना होगा। आपको जब एग्जाम हॉल पे जाओगे तो वहां पे ये निर्देश दिया गया होगा कि कितने देर के बाद से, यानी जो पहली घंटी होती है, दूसरी घंटी होती है ना, जब घंटी बजती है तो पहली घंटी के बाद से दूसरी जो भी घंटी बजने वाली है उस समय आपको टीचर बताते रहेंगे, आपको उस समय आपके पेपर ये ले लेंगे। एग्जाम हॉल में मेरे दोस्त आप बैठोगे तो इसी प्रकार का आपका कुछ परीक्षा का निर्देश दिया गया होगा। जैसे कि आपको बोला जाएगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते, यानी कि आपको बताए गए हैं कि कितने अंक का वो प्रश्न है। इसी तरीके की सारी चीजें दी गई होगी। इसमें 2 खंड होगा। कितने खंड होगा बोलो फटाफट से। कई गो खंड हुई तारा पेपर में बबुआ, तक होगा कि 2 गो खंड होगा। इसको एक खंड को हम बोलेंगे अ और दूसरे को बोलेंगे ब खंड, है ना। यानी कि ख अ में हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है कि सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और ये आपको इसमें से किसी भी 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि इस तरीके से 50 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव से मिल जाएंगे आपको। रही बात सब्जेक्टिव की, तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। इस सेशन को जोरदार तरीके से प्लीज अपने अपने दोस्तों साथियों में एक बार तहलका मचा करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों के पास में, सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है मेरे दोस्त। चलो जी, इसकी प्रैक्टिस के लिए भी हम आज आपको एक तरीका बताएंगे, एक लिंक आपको देंगे जिसके माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो अपने शब्दों में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन बाबू तारा स्क्रीन पर बा। हम चाहब कि तू एक करके बतावा और बहुत सारा क्वेश्चन हम तरह से पूछब भी और तारा बतावे के पड़ी, ठीक ना। ऐसा ही नहीं कि 100 ही क्वेश्चन बताएंगे हम। 100 क्वेश्चन केवल यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बताते जाएंगे, आपसे पूछते जाएंगे, तो मजा आएगा आज के सेशन में, बिल्कुल। चलिए जी, पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, ठीक है। कल की पीडीएफ थोड़ी लेट से पहुंची है और आप पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, चैनल पे फॉलो कर लेना है, ठीक है। वो सब तरीका हम आपको बता देते हैं। फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन बबुआ कहता, सबसे पहले नंबर चैप्टर से कहता कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। क्रैश कोर्स की पहली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे एक पहले नंबर चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 4। क्या वो चैप्टर देखे हो? मैंने आपको एक एक चैप्टर की लाइन भी पढ़ाई है। अगर वो सेशन नहीं देखो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था इसका आंसर क्या होगा। गुड, बहुत सुंदर सा सबका जवाब आ रहा है कि सर ललई सिंह यादव जी। यादव जी इनमें ने किए हुए थे, लेकिन ललई सिंह यादव किए थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बबुआ बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगर हम बाबू आपसे पूछें कि भीमराव अम्बेडकर की कितनी चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे थे, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे भाई, कोई मुझे बता पाएगा? चैट सेक्शन में बताओ फटाफट से। इसी तरीके के क्वेश्चन हम पूछते रहेंगे, इसी तरीके के जवाब आपको देती भी रहनी होंगी, सही है। बताओ फटाफट से। कहोगे कि सर 3 उनके प्रेरक व्यक्ति रहे थे जिनका नाम क्या क्या था, क्रमशः नाम उनका क्या क्या था, तो कहोगे सर
कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, ये तीन नाम जो है ना आपको अपने दिमाग में याद करके रखना, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अंबेडकर साहब जी, अंबेडकर साहब जी, चैट सेक्शन में देखो आंसर करते रहना मेरे दोस्त, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आंसर करते रहना। अंबेडकर साहब जी बेरोजगारी का सबसे प्रमुख समस्या किसे मानते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में फास्ट कमेंट करेंगे कि बेरोजगारी का, भारत में जो बेरोजगारी चल रही है उसमें सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो बा वो कौन चीज के बा? तो कहोगे कि अंबेडकर साहब मानते थे जातिवाद को, यानी कि अगर आपका जन्म किसी जाति में हो जाए, जिस जाति में हो जाती है उसी से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हो, और इसी के कारण बेरोजगारी के एक प्रमुख कारण अंबेडकर साहब जी मानते थे। वैसा इसलिए कहते थे कि मान लो कि किसी का जन्म दलित परिवार में हो जाए, किसी का जन्म हजाम के घर में हो जाए, किसी का जन्म बढ़ई के घर में हो जाए, और वो हजाम के घर में जन्म हुआ है लेकिन उसको हजामती करने का काम उसको पसंद नहीं है, या फिर वो ऐसा काम कर सकता है जिससे कि हमारा देश राज्य विकास की ओर जा सकता है, वो बेहतर कर सकता है, तो उसे रोका जाता था, जिससे कि हमारा समाज जो है ना और बेरोजगारी की ओर हम ढकेलते जाते थे। अच्छा एक चीज आपको समझा रहे हैं, अभी जो है ना हम लोगों के यहाँ पे चुनाव का माहौल चल रहा है, सही बात है, अब यहाँ पे चुनाव का माहौल चल रहा है, तो अब देखो पहले तो ये जातिवाद हुआ करता था, आज भी जातिवाद है, लेकिन आज जातिवाद से ज्यादा बड़ी समस्या मुझे जो लगता है वो समस्या क्या है, तो वो समस्या है कि अपनी सीट को बचाना, अपनी राजनीतिक पार्टियां में वो किसी भी प्रकार की कुछ भी जो हथकंड अपनाया जाए लेकिन मैं अपने आप को बच सकूं, ये चीजें को किया जा रहा है। जैसे कि अभी पार्टी में सीटों का बंटवारा चल रहा है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उस क्रम में हो क्या रहा है मेरे भाई कि किसी को भी टिकट दिया जा रहा है। किसी का कहने का मतलब है ना कि जो माइक में गाना गाता है, जो समाज का एक जो समाज में घूमता ही नहीं है, समाज के बारे में पता नहीं है कि लोगों के बीच की क्या समस्याएं हैं, उन लोगों को भी दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग ज्यादा है, ताकि हमारा जो है ना पार्टी जीत सके। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है। और जब ये सिस्टम बनाई गई थी तो इस तरीके के सिस्टम नहीं है कि किसी प्रकार के, मैंने कहा था कि कुछ दिनों के बाद सही माही मनीषा के सीट मत दिया जा सके, क्योंकि फैन फॉलोइंग माही मनीषा की भी ज्यादा बा और ऐसा हो सकता। अच्छा एक अभी हमने एक देखा सा, शायद लोजपा से सीट इनको मिला हुआ है, सीमा कोई लड़की है जो भोजपुरी में वो नहीं मैथिली ठाकुर को तो मिला ही है, वो तो एक तो बच्ची है, वो तो समाज के बारे में, देश दुनिया के बारे में तो उतना उनको परख ही नहीं है, ठीक है, उनको भी टिकट दी गई है। एक है लोजपा से उनको सीट देगा, मैं देकर के चौंक गया, मेरे को नाम नहीं याद है, सीमा कुशवाहा की, सीमा ऐसी को नाम है, जो लड़की डांस करती थी बहुत पवन सिंह वगैरह की मूवी में। तो मतलब ऐसे जो मतलब हॉट गानों पे डांस करती थी, एक गाने के लिए आती है और उस तरीके, मतलब ऐसी सोच हो गई है जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। बट हम और आप चिल्ला करके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे और पास और आपके पास मुझे लग रहा है कुछ नहीं बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है, और सिस्टम को इस चीज को देखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो भी यही काम करते हैं, कभी निरहुआ को टिकट दे देते हैं, तो कभी पता चलता है किसी को जो बोलने का भी ढंग नहीं है, इतिहास का एक पन्ना नहीं उलटने को जानता, उसको टिकट दे दो, समाज में क्या ही विकास करेगा, देश हमारा ऐसे पीछे चलता जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हो रही है, बट उसमें हमको कोई नहीं जाना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बबुआ नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था भाई? तो आप कहना कि सर नलिन विलोचन शर्मा की जो जन्म हुआ था वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? जल्दी से चैट सेक्शन में यूं ही जवाब दो फटाफट से, और सेशन को जितना जल्दी हो सकता है प्लीज मेरे भाई सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। क्या करोगे सर? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में क्या हुई थी इनकी जन्म हुआ था। चलो अगर मैं बात करूं कि भाई इनका जन्म कहां हुआ था, कोई मुझे बता पाएगा? कोई मुझे बता पाएगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ फटाफट से, क्या कोई मुझे ये बता पाएगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताना, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कहां हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस जिले में, सॉरी बिहार में हुआ था, और बिहार के बदरघाट में हुआ था। सही बात है, बदरघाट में हुआ था, बिहार के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बदरघाट में जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आपका क्वेश्चन यहां पे स्क्रीन पे कह रहा है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी?
ये देखो, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से आपको मैंने बताया था कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सर आप कहोगे सेन साहब की 5 लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, और पांचों का क्या नाम था, जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो कहोगे सर 5 लड़कियां थी। पांचों लड़कियों का क्या नाम था, तो याद करना, तो ये रजनी, आलो, शेफाली, ठीक है, इस तरीके की नाम उनकी थी। और बात किया जाए ये कि नलिन विलोचन शर्मा जी के घर में, सॉरी सेन साहब के यहाँ कौन आंखों का तारा था, तो कहोगे कि जिस कासू था। और कासू का अन्य नाम क्या था, यानी कि क्या पुकारा जाता था उन्हें, कासू को क्या बोला जाता था, तो आप कहोगे सर कासू को जो है ना वो खोखा के नाम से प्रसिद्ध था, ये खोखा बोला जाता था, जो सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था, जो 5 लड़कियों के बाद ना उम्मीद, जिसको बोला जाता है कि अब तो उम्मीद हिले नहीं खे, ओकरा बाद जो है ना वो कासू बाबू के जन्म भई रहे, समझ रहे हो। तो उस समय कासू का जन्म हुआ था, जो 5 लड़कियों के बाद इनका जन्म था। और यह बात क्या था, यह अपवाद था, यह घर के हर एक मामलों में क्या था, जल्दी बोलो क्या करोगे, अपवाद था। एक तो नियम का भी अपवाद था कि भाई साहब बूढ़े हो गए नलिन, ये क्या नाम है, सेन साहब और उनकी पत्नी, और बूढ़े होने की अवस्था में सबसे पहले तो इसका जन्म हुआ। तो एक तो नियम का खिलाफ तो ऐसा ही भाई साहब कि बूढ़े अब कगार पे चल गए तब इसका जन्म हुआ है। 5 लड़की जिसकी हो जाए उसके बाद एक लड़का जन्म हो तो समझिए कि उसका उम्र कितना हो गया हो। तो नियम का भी तो अपवाद था, हिले था। बाकी घर के जितने भी नियम था सब में अपवाद था, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि कासू को किससे लड़ाई हुआ करती थी, क्या कोई मुझे बता पाएगा, कासू को किससे लड़ाई हुआ करता था, चैट सेक्शन में मुझे बताएंगे किससे लड़ाई हुआ करता था। तो आप कहोगे सर अक्सर ये लड़ाई किससे हुआ था, तो कहोगे सर मदन से लड़ाई हुई थी। मदन ने किसका दांत तोड़ा था, किसका दांत तोड़ा था भाई, तो आप कहोगे सर कासू का दांत तोड़ा था, कासू का दांत तोड़ा था। कितने दांत तोड़ा था भाई, कासू यानी खोखा का दांत तोड़ा था, कितने, 2 दांत तोड़ा था। कासू को मदन ने किस खेल के लिए मना किया था, तो कहना लट्टू के खेल के लिए मना किया था, लट्टू के खेल के लिए मना किया था। तो ये सारी पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए, जब आपके एग्जाम में आएगा तो हो सकता है इसके बदले ये सारे क्वेश्चन पूछ दे जो मैंने आपसे कहा, और ऐसा ही होगा। आप पेपर में जब जाओगे इससे बाहर थोड़ी ना पूछा जाएगा यार मेरे दोस्त। चलो अगला मेरे क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखना बाबू, आपके एग्जाम में प्रत्यय और उपसर्ग, मैं आपको एक क्लास लेके आने वाला हूं उपसर्ग और प्रत्यय पे क्या लेने वाला हूं, उपसर्ग और प्रत्यय। आपको ये क्लास एक आएंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई उपसर्ग कैसे आप पहचानोगे, प्रत्यय कैसे पहचानोगे, उसका क्या ट्रिक होता है। तो सबसे पहला बात तो एक छोटा भाषा में आपको सिखा देते हैं कि उपसर्ग बबुआ ऊ होला जो शब्द के पहले जुड़ा रहेला, ठीक बा, शब्द के पहले जुड़ा रहता है। प्रत्यय वो होता है जो शब्द के लास्ट में यानी कि अंतिम में जुड़ा रहता है। अब इसमें देखोगे अग्रजा, क्या आ रहा है वर्ड जा, क्या आ रहा है, अग्रजा, जा आ रहा है, क्या आ रहा है, जा, और जा में क्या हो रहा है सर, आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, जा में आ रहा है, इसलिए इसमें अग्रजा में आ उपसर्ग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बबुआ डी नंबर हो जाएगा। बोलो चैट सेक्शन में सही है, बोलो भाई फटाफट से। भाई मजा नहीं आ रहा अगर सेशन को तुम शेयर नहीं करोगे, बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। सेशन को जल्दी से हजारों की संख्या में बच्चों के पहुंचाओ, सबके साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। ये वही सब क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड आपके एग्जाम के लिए पिछले वर्षों ने जारी किया हुआ था, मॉडल पेपर है ऑफिशियल, जो खुद बिहार बोर्ड ने कहा है कि भाई ये क्वेश्चन को अवश्य पढ़ो। देखो वैसे तुम मार्केट में जाते हो, कोई बुक पढ़ते हो, है ना, कहीं से लेते हो तो किसी पब्लिकेशन की है जो इसी आधार पर बनाई गई होती है, लेकिन खुद बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल कर रहा है और बिहार बोर्ड में आपको परीक्षा देना तो वो जरूरी है। कह रहे कि मदन किसका बेटा था, बबुआ ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मदन केकर बेटा रहे तो कहिए कि मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था भाई, गिरधर लाल का बेटा था। अगर हम मेरे दोस्त आपसे, मैं यदि आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये बताओ गिरधर लाल जो है ना वो सेन साहब के यहाँ किस काम पे कार्यरत थे, मतलब ये सेन साहब के यहाँ कौन काम करत रहे, जल्दी बताओ। तो चैट सेक्शन देखो, जब तक आप एकदम इच्छुक होकर के फटाफट टाइप करते रहो या मन में देखो उच्चारित करते रहना मेरे साथी। आपको इतिहास लिखना, आपको बेहतर बनना है, तो बेहतर कैसे बनोगे, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, जल्दी बताना फटाफट से क्या होगा। सर आप कहोगे सर किरानी का काम किया करते थे, किरानी का मतलब हो गया कलर का काम किया करते थे गिरधर लाल जी, है ना, गिरधर लाल ये काम किया करते थे। चलो
अच्छा पहली बार जो है ना वो मदन जो है वो किससे उलझ रहा था, किससे उलझ रहा था? तो कहना सर ड्राइवर से उलझ रहा था। किससे उलझ रहा था भाई? तो कहोगे सर ड्राइवर से उलझ रहा था। कौन कौन भाई? ड्राइवर से उलझ रहा था। कौन उलझ रहा था? कौन उलझ रहा था? मदन उलझ रहा था। इन सारी कहानियों को जरूर देखना। और इसके जो क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही है उसमें आप 100%, क्योंकि जब तुम्हें फ्री में जो चीजें दी जा रही है उसका तुम वैल्यू नहीं मानते हो, है ना? और मुझे लग रहा है कि भाई अगर नहीं मानते हो तो ये चीजें आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी गलती है कि नहीं है? ठीक है, चलो चलो अपने मन से भी कोई क्वेश्चन पूछा करो, मेरे से क्वेश्चन पूछो, और इसी जो चैप्टर आ रहा है उसी चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछोगे तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर ढंग से, ताकि आपको वहां पे तुम्हारा दिमाग जा सकेगा। ठीक है बबुआ, अगला देखा क्वेश्चन। कहा था कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दिया गया था? नाइट की उपाधि क्या करा के दिया गई रहे? हम आप तारा के काल के परसों तारा के पढ़ौले रही, जब आपको हम पढ़ा रहे थे क्रैश कोर्स वाली क्लासेस में। अभी 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक हमने खत्म किया है। इसके बाद आपको 4 से लेकर 8 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको खत्म हो जाएगा भाई 8 से लेकर के 12 नंबर चैप्टर तक, आपका गद खत्म हो जाएगा, इस तरीके से पद खत्म हो जाएगा। तो हम उसमें आपको बताए थे कि नाइट की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी? मैक्स मूलर को। मुझे ये बताओ कि क्या नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को क्या मुझे बताओ कि नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को क्या पसंद था? क्या वो एक्सेप्ट कर लिए थे? बोलो हाँ या ना। आप कहना कि नहीं सर, मैक्स मूलर को जो है ना, मैक्स मूलर जी जो है वो नाइट की उपाधि त्याग दी थी। नाइट को भी क्या कर दे भाई, इन्होंने त्याग दिया। इन्होंने कहा कि हमें नाइट की उपाधि की कोई जरूरत नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन रानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि दिया था। अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैक्स मूलर जी का जो जन्म हुआ था वह कहां पे हुआ था? मैक्स मूलर जी का जन्म कहां हुआ था? मैं सब कुछ पढ़ाया हूं मेरे दोस्त, देखो जो मैं पढ़ाया हूं और वही पेपर में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, यदि एक शिक्षक, यदि आपका एक बड़ा भैया आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है आपके भविष्य के लिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको इसमें 100% 100% अपना योगदान देना चाहिए और इतिहास लिखना है। बउआ हम एक लाइन तरह के एकदम बतौले बनी कि टकरार छिड़ल बात टकरार चढ़ी, भरपूर परीक्षा में तलवार चली, ई परीक्षा में मजा हम तरीका सलेब, कहे कि हम मर्जी सिर्फ हमार चली। ठीक बा, तो मर्जी हमार चले के चाहिए, मर्जी तहार चले के चाहिए। इतना अच्छा से तू तैयारी कर ताकि जब पेपर आवे ना तो फटाफट से भाई साहब एकदम तहलका मत जाना चाहिए। जल्दी बताओ, तो तुम क्या कहोगे? सर जर्मनी के डेसाउ नामक जगह पे जन्म हुआ था। कहां हुआ था भाई? जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। जनवरी में जन्म हुआ था डेसाउ नंबर में। अच्छा अगर बात करते हैं हम लोग किनके बारे में? मैक्स मूलर जी के बारे में। तो मैक्स मूलर जी जब भारत आए थे तो किस किस चीज की ज्ञान लिया था? आप कहोगे सर यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजों को ज्ञान लिया, जैसे इन्हें वनस्पति विज्ञान के बारे में जानकारी लेना है, इतिहास के बारे में बात करनी है, धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करनी है, मतलब हर एक चीज में इन्होंने अपना यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया और जा करके अपने यहाँ उन्होंने भाषण दिया। अगर मैं पूछूं कि मैक्स मूलर जो द्वारा कौन सा रचित कविता, मतलब कौन क्या चीज है वो मैक्स मूलर जी द्वारा, तो चैप्टर का क्या नाम है? मैक्स मूलर किस कहानी के लेखक हैं? तो आप कहिएगा सर, क्या कहिएगा? जल्दी बताओ फटाफट से, तीसरे चैप्टर का क्या नाम है? जल्दी बोलो। अब तुम लोग कहोगे सर जी तीसरा चैप्टर का नाम है नहीं कहिए, तब तो भइल ना काम। हाँ जल्दी बताओ तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? पहला चैप्टर तो बता देते हैं हम तुम लोग को कि भाई श्रम विभाजन जाति प्रथा है, जिसके लेखक बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। दूसरा चैप्टर के लेखक आपके 20 के दांत है ना, मैंने दूसरा 20 का दांत है। तो तीसरा चैप्टर क्या है? कौन मुझे बताएगा? भारत से हम क्या सीखे। क्या सुंदर सी बात है, चैप्टर का नाम है भाई भारत से हम क्या सीखे। अगर ये कोई पूछे भारत से हम क्या सीखे क्या चीज है, यानी पद, ये क्या है? भाषण है, कहानी है, कविता है, क्या चीज है? तो तुम क्या कहोगे? जल्दी बताओ, ये क्या चीज है भाई? तो कहोगे सर ये भाषण है। कौन भाषण दे रहे हैं भाई? तो कहना कि मैक्स मूलर अपने यहाँ जाकर के भाषण देते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की जानकारी ग्रहण करनी है तो तुम काहे लिए इधर उधर भटक, तुम भारत में चल जाओ। अच्छा मैक्स मूलर जी ने सर्वोदय संपदा प्रकृति पर संदर्भ से परिपूर्ण देश कौन सा कहा है? तो कहोगे कि वही हम लोगों का देश है, भारत है। किस देश में देवता लोग भी तरसते हैं कि उसमें हमारा जन्म हो जाए? तो कहोगे कि वो भी देश का नाम सिर्फ भारत है, सिर्फ भारत है। भारत देश में ही देवता लोग भी तरसते हैं कि एक बार जन्म हो जाए। तो हम सभी धन्य हैं कि इस पावन पवित्र भूमि पे हमारा और आपका जन्म हुआ है। ठीक है भाई, चलो अब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग आगे धीरे धीरे। चलो
अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब? कह रहे कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? क्या वो मैक्स मुलर जी हैं, अशोक वाजपेयी जी हैं, अमरकांत जी हैं, नलिन लोचन शर्मा जी? तो ध्यान से जब देखोगे तो यहाँ पे हिंदी कविता बोला है, तो मैक्स मुलर जी का तो कविता है नहीं, नलिन लोचन शर्मा जी का कविता तो है नहीं, बच गई दो आपका ऑप्शन। देखो दिमाग से यूज करना, दिमाग से अपने आप को थोड़ा सा खेलना, अगर आंसर याद ना हो तो। अब बच जाते हैं सर अमरकांत जी। कहोगे सर अमरकांत जी तो भी होगा नहीं, क्योंकि बहादुर चैप्टर का लेखक है। तो ये तीनों ऑप्शन जब खत्म हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने देखा है केबीसी, है ना, कौन बनेगा करोड़पति। अब कौन बनेगा करोड़पति में जो देखते हो कि वहां पर जब क्वेश्चन आते हैं और वहां पे अच्छे अच्छे व्यक्ति जब बैठ करके हॉट सीट पे जब जवाब देते हैं, तो तुम्हें ऐसे देखने को मिलता है कि भाई साहब ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट नहीं जानते हैं, फिर भी गेस करते हैं तो सही हो जाता है। समझते हो ना? तो देखो वो गेस कैसे करते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो आपको 4 ऑप्शन दिया गया होता है, वैसे ही उन लोगों के पास 4 ऑप्शन होता है। तो 4 ऑप्शन में होता क्या है ना, किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं एक लॉजिक, कि किसी भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें उस प्रश्न से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर किसी प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं पता है, सपोज डेट मान लो, तो सबसे पहले ये ढूंढना कि इदू को कौन ऑप्शन बा जौनी प्रश्न से बिल्कुल मतलब नहीं रखत, और दो को ऐसा ऑप्शन होगा जो लगेगा कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना? तो उसी 2 ऑप्शन पे विचार करना। तो हो गई ना आपकी थोड़ी काम आसान। मान लो कि पहले 50 किलो उठाना था, उसमें से आपको 30 किलो किसी और को दे दिया तो 20 किलो बच गया, तो 20 किलो तो थोड़ा कम वेट हो गया ना। तो वैसे ही 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में से तूने 2 ऑप्शन को गायब कर दिया अपने दिमाग से, 2 ही ऑप्शन में दिमाग लगाना ना। तो इसीलिए अधिकतर क्वेश्चन अब याद भी नहीं होता है ना, तो दिमाग का अगर सही इस्तेमाल करने से उस प्रश्न का हम सही जवाब दे पाते हैं। सही बात है भाई। चलो पुष्पाराज जी, हाँ क्या बात है, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, है ना? हाँ झुकना नहीं। चलो जी, सर आवाज धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा चीज नहीं है भाई, अपना वॉल्यूम बढ़ा लो थोड़ा, है ना, ऐसे वॉल्यूम साउंड बढ़ा लो थोड़ा। चलो अगला देखो, करा कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है, मतलब ये जो शब्द लिखा गया है इसमें प्रत्यय बताना है। आत्मसात, तो आत्मसात में प्रत्यय क्या है? अब तुम्हें ध्यान से अगर देखना होगा तो तुम्हें हमने एक ही बात बताई थी कि देखो प्रत्यय होता है जो शब्द के अंतिम में देखा जाता है ना, और ज्यादातर आसानी ये होता है कि जब उसे हम संधि विच्छेद कर देते हैं, अलग अलग 2 भागों में तोड़ते हैं, तो आत्मधन सात होगा, तो यहाँ पे सात क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रत्यय हो जाएगा। समझ गए? यस। अगला क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? क्या वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, महात्मा गांधी जी के हैं, गुणाकर मूल्य जी के हैं, या फिर यतीन्द्र मिश्र जी का है? बड़ी सोच समझ करके जवाब देना। तो आप कहोगे सर विचार और वितर्क जो है वह महात्मा गांधी की तो हो ही नहीं सकती है, यतीन्द्र मिश्र की तो हो ही नहीं सकती है, गुणाकर मूल्य की तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हो जाएगा सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताओ कि भाई समझ में आ रहा, मजा आ रहा है? इस तरीके से आपकी हिंदी में कोई डाउट होगी? कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम ऐसे जगह से आप लोग अपनी पढ़ाई अध्ययन कर रहे हो जिसमें तुम खुद ब खुद जो है ना एबीसीडी के चक्कर में पड़े हुए। क्या एबीसीडी कर देने से मैं आऊं और एक अभी दू का सी तीन का डी करके चला जाऊं? ये करूंगा, मैं भी करूंगा, लेकिन एग्जाम के टाइमिंग में। अभी समय है आपको बेहतर बताने की, लेकिन मैं उस समय भी आपको नहीं करता हूं। मैं उस समय भी कोशिश करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन की जगह 3-4 क्वेश्चन में आपके दिमाग में फिट कर दूं, जिससे कि हो सकता है इस क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप ना फंसो। क्योंकि देखो वो परीक्षा का बॉर्डर है एक, और वहां पे तुम्हें युद्ध लड़नी है ना? पेन पेपर होगा बस आपके साथ में, पेन से अपने इतिहास को लिखना है। ठीक है, चलो अगला, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता भाई? संदर्भ बोध और सांस्कृतिक चेतना को, या फिर सुंदरता बढ़ाने का, या अच्छे व्यवहार का, या सुंदरता और स्वस्थ पर ध्यान देने का। ये क्या करता है? नाखून बार बार काटते रहना, मतलब हम नाखून बार बार काहे काटे नहीं सर? सीधा सा आंसर करके समझे, मतलब अपना भाषा में सीखा तो तू कहबा हमने के बार बार करके यही से काटे नहीं, ताकि संदर्भ बोध और सांस्कृतिक चेतना हमें, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल सत्य जवाब। सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक से किसने पूछा था? अगर हम आपसे पूछें कि नाखून, जल्दी से चैट संग बताएंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं,
यह बात लेखक से किसने पूछा? तो जल्दी से आपका जवाब ये आना चाहिए कि सर नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जवाब जो है ना लेखक की छोटी बेटी ने की थी, लेखक की पुत्री ने पूछी थी। कौन पूछा था भाई? लेखक की पुत्री ने पूछी थी। अगर हम यह बात पूछें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, अगर मैं पूछूं नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो क्या मुझे आप जवाब दे पाओगे? बोलो यस या नो, क्या आप मुझे जवाब दे पाओगे? बोलो हाँ। बहुत बढ़िया विधायक जी। अरे विधायक जी है, अरे भाई साहब, हाँ बहुत बढ़िया नाम रखे हो यार तुम, विधायक जी पहले ही से बन जा रहे हो, अच्छी बात है भाई। चलो लेखक क्या है? तो कहोगे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मैं अगर बात करता हूं कि ये नाखून के बढ़ते के लेखक है, ठीक है भाई। अगर मैं पूछूं कि नाखून के बढ़ते आखिरकार है क्या, ये क्या ये पत्र है, निबंध है, सॉरी क्या ये निबंध है, कहानी है, क्या चीज है ये? तो तुम कहोगे सर ये निबंध में ललित निबंध है। क्या कहोगे सर? यह पाठ की कौन सी विद्या है? तो कहोगे सर ललित निबंध है। ये कौन सा निबंध है भाई? तो कहोगे सर ललित निबंध है। अब देखो याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं। अगर तुम्हें कोई पूछे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है और ये कौन पाठ की कौन सी विद्या है, तो ध्यान से सुनना। नाखून क्यों बढ़ते हैं मतलब नाखून मतलब 1000 बार बढ़ता है, ऐसा सोचना। तो कहोगे तो ये नाखून मत 1000 बार बढ़े हो, जो बेर काटे नहीं सकता बढ़ जाला, तो 1000 बार बढ़ता है, जितना बार काटो तो मतलब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन होगा, उसमें से चूज कर सकते हो वैसे। अब कहोगे कौन सी विद्या? तो जो नाखून होता है उस पर लड़कियां अलता लगाती है, जैसे ललता या अलता जो भी आपका यूज अपनी भाषा में कह रहे हो, तो वो ललता से आप कहोगे, से अलता से कहोगे सर ललता, यानी कि ललित निबंध कर लोगे। इस तरीके से एक तरीका, एक कह सकते हैं कि भाई एक ट्रिक, कह सकते हैं एक सोच, कह सकते हैं याद करने का एक टेक्निक, जो भी है आप इस तरीके से कर सकते हो। मुझे पता है कि आप बिल्कुल कर लोगे। चलो अब देखो भाई एक बात देखो, यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है कि घृणा शब्द का विलोम बबुआ का होई। अब घृणा शब्द के विलोम पूछा था। अब विलोम का मतलब बोला उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा। ये होता है ना, घृणा का मतलब होता है उल्टा शब्द। अब घृणा अगर किसी चीज से कर रहे हो तो उससे क्या होगा? घृणा से क्या नफरत होगा, या फिर प्रेम होगा, या फिर सहयोग होगा, या फिर सत्कार होगा। तो आप कहोगे सर घृणा अगर कह रहा है, कोई अगर घृणा कर रहा है और उसका विलोम अगर हम पूछें तो घृणा का मतलब उल्टा हो गया हम सभी का प्रेम। क्या हो गया भाई? प्रेम। कितनी सुंदर सी बात है। तो यदि तुम सोचोगे ना, समझोगे ना, तब बड़ी प्यार से इसका आंसर आप कर जाओगे। ठीक है, सेशन को शेयर करते रहना मेरे भाई, आप मुझे बताते रहना कि क्लास कैसी लग रही है। भले ही आप देख रहे हो कि अभी तक तो हमने 11 ही क्वेश्चन पढ़ा है। क्या 11 ही क्वेश्चन आपने पढ़ा है? यस या नो? कहोगे कि नहीं, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए ना। एक क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वो सब क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा 2-3 दिनों के लिए आपकी क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके मैं वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से, अभी मैथ के एक्सरसाइज कितने बाकी है भाई? अभी तुम कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं पढ़े हो? अपने प्रश्नावली 13 एक्सरसाइज नहीं पढ़े हो। एक्सरसाइज जो है ना वो 13.1, 13.2, 13.3, ये सब एक्सरसाइज नहीं पढ़े हो, जो कि 5-5 नंबर आता है। मैथ की बात कर रहे हैं तो उसको हम एक्सरसाइज की क्लासेस लेके आने वाले हैं, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाए होंगे तो जरूर दबा लेना, ठीक है मेरे भाई। और आपको ये क्लासेस मिलेगी, मिल लेना। पत्र लेखन, निबंध, अनुच्छेद, ये सब कुछ आपको टाइम टू टाइम आपको दिया जाएगा और आपको अपना अपना जलवा दिखाते रहना, ठीक है। चलो जी, कह रहे कि हवा बाबू कौन सा लिंग है? लिंग निर्णय करा। तो बहुत सारा बच्चों का जवाब आ चुका है कि सर हवा जो होती है वो हम लोग का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए कि हवा बहता नहीं है, हवा बहती है। हम क्या कहते हैं कि हवा बहता है या हवा बहती है? बताओ मुझे, हवा बहता है या हवा बहती है? तो कहोगे कि सर जी हवा बहती है। हवा बहती है, यानी जब हवा बहती है तो हम कहेंगे कि भाई ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगी ना। कहोगे सर हवा बहती है, न कि हवा बहता है। अगला बबुआ क्वेश्चन देखा, सोच के बताइए। कहता कुल 4 आदमी हैं। कितने आदमी भाई? कुल 4 आदमी। कितने आदमी थे वो संभा, है ना, ऐसे डायलॉग था ना। ये रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो कुल 4 आदमी, ये बताओ संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम पदबंध है, या फिर क्रिया है? क्या है? कुल 4। अब देखो यहाँ पे कई संख्या और कुल की चीजों को हम देख पा रहे हैं
किसी चीज को यहां पे हम समझ पा रहे हो तो कहोगे सर कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में क्या होगा? जल्दी मुझे बताएंगे आप लोग फटाफट से। कुल 4 आदमी हैं में कौन सा पदबंध है? ठीक है, तो आप कहोगे सर ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। संज्ञा पदबंध इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये कुल जो 4 आदमी हैं वो हम मिल करके क्या कर रहे हैं? संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध के रूप में हम इसे जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला मेरे बच्चों कह रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। बबुआ कहा था कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। कौन सा वाक्य है? किसने किसने हमारे व्याकरण की ट्रिक वाली वीडियो देखी है? अगर जो बच्चा हमारे व्याकरण की ट्रिक वाली वीडियो देखा है ना, तो इन सभी सवालों में वो नहीं फंसेगा कि मिश्र वाक्य क्या है, सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। अगर वो देखा होगा तो बहुत सावधानी से बना सकेगा। देख रहे हो कि भाई साहब ये सिंपल वाक्य दिख रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वो खाना खा रहा है, वो जा रहा है, वो सो रहा है, वो पढ़ रहा है, लड़कियां खेल रही है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। ये सब के सब सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य दिख रहा है, वो हमारा सिंपल वाक्य हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ट्रेन आएगी तो मैं दिल्ली जाऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या कहोगे? मैं सब कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बता पाया हूं, आप लोगों ने उस चीज को बड़ा प्यार दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, उसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठाए रखो, अपने साथियों के साथ शेयर करते रहो और पढ़ते रहो। नक्षत्रलोक किस लेखक की बबुआ कृति है? नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? आप जल्दी से बताएंगे कि नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब। आप कहना सर नक्षत्र जो लोक है वो किसकी कृति है? कहना सर गुणाकर मूल्य जी के है। जो भी बता रहे हैं भाई अपने दिमाग में याद करके रखना। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है हाँ या ना? जल्दी से, नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। चलो जी, हाँ कोई बच्चा क्या कह रहा है? हाँ चलो जी भाई साहब, अपने में बतिया मत, कुछ बच्चे बतिया रहे हैं भाई अपने में, ये अच्छी बात नहीं है। चलो हमको बुला लो बात करने के लिए, हम बहुत बतियाते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या है बाबू? जिसके लिए एक उपमा दी जाए, ये तो ऐसे ही नाम से संबंध में आ जाए भाई। जिसके लिए एक उपमा दी जाए, जिसके लिए उपमा दी जाए क्या होता है सर? उपमेय होता है। जिसके लिए उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं सर? उपमेय कहते हैं, है ना? उसे क्या कहते हैं सर? उपमेय कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बताना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं भाई? जल्दी से बताना मेरे को। जिसके माता पिता न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर अनाथ कहते हैं। सही बात है भाई, क्या कहते हैं सर? अनाथ कहते हैं। ठीक है, उसे अनाथ कहते हैं जिसके माता पिता ना हो। तो इस तरीके की क्वेश्चंस भी पूछे जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? बाबू मराठी भाषा की लिपि का होला हो, जब हम नागरी लिपि आपको पढ़ा रहे थे तो आपको हमने समझाया था। तो मराठी भाषा की जो लिपि है वह हमारी देवनागरी लिपि हो जाएगी। बोलो यस या नो, कौन सी लिपि होगी बबुआ? कौन सी लिपि होगी बाबू? ये देवनागरी लिपि हो जाएगी। चैट सेक्शन में मुझे बताओ। सबसे पहले फटाफट से सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, और एक एक पॉइंट्स को पढ़ो, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करो। अगला मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? धारा नगरी के, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? तो आप कहना सर भोज जी थे। भोज, क्या याद रखोगे सर? भोज क्या याद रखोगे भाई? भोज याद रखोगे। ठीक है जी, चलो कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे अप डाउन कर रहे हैं। क्या यह अच्छी बात है? नहीं। क्या यह अच्छी बात है? नहीं। मैं यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, कि कौन कौन बच्चा हाथ खड़ा करो जवाब देने वाला है। बहुत सारा क्वेश्चन मैं यहां से पूछने वाला हूं, कौन कौन जवाब देने वाला है एक बार मुझे बताना फटाफट से। इस क्वेश्चन के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी। जवाब देने वाले हो तो लाइक का इमोजी भेजो, लाइक का इमोजी भेजो। कह रहा है मेरे बच्चों कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो आप कहोगे महाविद्यालय जो है ना वो किससे लिया गया है?
तो कहोगे सर महाविद्यालय जो है ना, याद करो मछली वाली कहानी। क्या याद करो भाई? मछली वाली कहानी। मछली वाली कहानी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। और मछली कहानी के लेखक कौन है भाई? तो कहोगे सर विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अच्छा जी, अब यहां से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दोगे? जवाब दोगे? बताओ। इसी चैप्टर से मैं पूछ रहा हूं आपको, मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर पढ़ा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है मछली कहानी तो आप जरूर देखिएगा। आपको तो ये पता हो गई कि भाई साहब मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। आपने ये भी बता दिया कि महाविद्यालय से ही लिया गया है ये। अगर मैं पूछूं कि पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदी थी, जल्दी से चैट सेक्शन में, पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदी थी, जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। पिताजी पिताजी कितने मछलियां खरीदे थे? कितने मछली खरीदे थे भाई पिताजी? कहोगे सर 3 मछली खरीदे थे। कितने मछली खरीदे थे भाई? 3 मछली खरीदे थे। जिसमें से कितनी मछलियों की मृत्यु हो गई थी? जल्दी बताओगे। जिसमें से कितनी मछलियां मर गई थी? कहना सर एक मछली की मृत्यु वहीं पे तत्काल करते समय ही हो गई थी। ठीक है। बच्चे मछली लेकर के किस गली से भागे? चौड़ी गली से भागे, पतली गली से भागे, कहां से भागे? तो कहना सर पतली गली। पतली गली, पतली गली, पतली गली से बच्चे मछली लेकर के क्यों भागे? क्यों भागे भाई? कहना कि पतली गली से मछली लेकर के बच्चे इसलिए भागे क्योंकि वहां से घर नजदीक था। घर क्या था भाई? जल्दी से, घर नजदीक था। घर नजदीक था और बारिश भी हो रही थी। क्या हो रही थी भाई? बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने कहा कि भाई पतली गली से काहे नहीं हमनी के चल चलत। ठीक है। अच्छा बताओ, लेखक को देख करके कौन नाराज हुई? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। लेखक को देख करके कौन नाराज हुई? तो कहना दीदी नाराज हुई थी। क्या कौन नाराज हुई थी भाई? दीदी नाराज हुई थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर 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 मैं आपसे ये पूछूं कि दीदी ने मछली के बारे में क्या शिक्षा दी थी, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि दीदी जो है ना वो मछली के बारे में क्या क्या सजेशन दी थी भाई? दीदी मछली के बारे में क्या सजेशन दी थी? तो तुम कहोगे सर मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखती है। मरे हुए मछली के आंखों में क्या नहीं दिखती? आंखों में परछाई नहीं दिखती। यही शिक्षा दी थी, है ना। अच्छा ये मैं बताऊं कि मछली और दीदी में क्या समानता थी? क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, क्वेश्चन एग्जाम में आता है और क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आएगा। जल्दी से मुझे बताएंगे कि मछली और दीदी में क्या समानता थी। तो मछली और दीदी में यह समानता थी कि जिस प्रकार से मछली पानी के बगैर वो तड़प रही थी, वैसे ही दीदी बुखार के कारण घर में भी सिसक सिसक कर रो रही थी, तड़प रही थी। यानी कि इन दोनों में यही समानता थी। यहां तक समझ गया? मछली कौन लेकर के भागा? कौन लेकर भागा भाई? मछली कौन लेकर के भागा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। आपने पढ़ा होगा तो जल्दी बताना, कौन लेके भागा था? तो आप कहोगे सर मछली जो है ना वो संतू लेकर के भागा था। कौन भागा था भाई? संतू मछली लेकर के भाग गया था। किसने भागा था मछली लेकर के? संतू मछली लेकर के भाग गया था। समझ में आया? यहां तक मुझे बताना कि हाँ, दीदी का रोना, मछली का तड़पना, दोनों एक समान था, ये समानता थी। यहां तक मजा आया? एक बार दिल का इमोजी सभी बच्चे भेजेंगे और एक बार फटाफट से ये सेशन को शेयर भी करेंगे। चलो 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 जी, यहां तक हो गए। अब बहुत सारा क्वेश्चन है, फिलहाल ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये बहादुर वाला चैप्टर है। बहादुर वाले चैप्टर है। कर कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की मां गुस्से से पागल काहे खाती हो गई रहली? तो तुम कहोगे सर बहादुर की मां गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने किसको मारा था भाई? जल्दी से चैट सेक्शन में, किसको मारा था? तो तुम कहोगे सर बहादुर ने भैंस को मारा था। किसको मारा था भाई? तो कहोगे सर बहादुर ने भैंस को मारा था, है ना। क्या मारा था भाई? भैंस को मारा था। अगर मैं पूछूं बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है? बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है? जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बताएंगे, कौन बता पाएगा? बहादुर के लेखक, बहादुर चैप्टर के जो लेखक हैं वो मेरे बच्चों कौन है? क्या कहोगे सर बहादुर चैप्टर के लेखक है अमरकांत जी। कौन लेखक है भाई मेरे? तो कहोगे सर अमरकांत जी लेखक है। कौन लेखक है बबुआ? तो तू कहोगा सर अमरकांत जी लेखक है। अगर मैं मेरे शेर आपसे पूछूं कि अमरकांत जी लेखक थे, ठीक बात है, अच्छी बात है। बहादुर रहने कहां का वाला था? बहादुर कहां का रहने वाला था? जल्दी बताओ,
कहाँ का रहने वाला था? जल्दी से, रहने वाला था। बबुआ जल्दी से चैट सेक्शन बताइए, बहादुर, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? आप कहोगे सर बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर सर नेपाल का रहने वाला था। अगर 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 मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त, मेरे शेर, मैं आपसे पूछूं कि बहादुर को पहली बार कहां देखा गया था, तो क्या कहोगे? सर बहादुर को पहली बार गोरखपुर में देखा गया था। कहां देखा गया था भाई? गोरखपुर में पहली बार देखा गया था। बहादुर को पहली बार जब देखा गया तो उसको किस प्रकार से वो दिखा था? तो कहोगे सर रंग, ये मुंह चपटा है ना, और स्काउट गाइडों की तरह गले में रुमाल बांधा हुआ था, है ना, और फटे जूते पहना हुआ था, है ना, इस रूप का था। समझ रहे हो? यस। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? जल्दी से चैट सेक्शन में, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी के इल्जाम लगाया गया था? तो तुम कहोगे सर बहादुर पर 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बोलो चैट सेक्शन में कितने रुपए के इल्जाम? सर बहादुर पे 11 रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बहादुर पे 11 रुपए का चोरी का इल्जाम किसने लगाया था, तो लिखोगे लेखक की पत्नी के रिश्तेदार, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार ने लगाई थी, रिश्तेदार ने लगाई थी। कितने रुपए की? सर 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाई थी। चलो अच्छा ये बताओ लेखक की पत्नी का क्या नाम था? लेखक की पत्नी का नाम जल्दी मुझे बताओ, लेखक की पत्नी का नाम। भाई देखो जिस तरीके से मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है, ये पता आपको होनी चाहिए, इसी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। जब जैसे ही कोई क्वेश्चन अगर बदल के पूछे, मान लो इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछ के कोई दूसरा पूछ दे, तो आपको इन सारी पॉइंट्स की बातें क्लियर होनी चाहिए, है या नहीं? है या नहीं भाई? चलो, तो लेखक की पत्नी का क्या नाम था? तो कहोगे सर लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था। क्या नाम था भाई? तो कहोगे सर लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था। अच्छा ये बताओ लेखक के यहाँ ये नौकर के बन के आया था ना बहादुर, तो कौन लेके आए थे? लेखक के यहाँ बहादुर को किसने लाया? जल्दी से चैट सर हम बताएंगे। लेखक को, ये बहादुर को किसने लेके आया था? किसने लेके आया था? कहोगे सर लेखक के साला साहब ने, लेखक के साले साहब ने, है ना, लेखक के साले साहब, लेखक के साले साहब जी ने इनको लेके आया था। किसको लेके आए थे भाई? तो निर्मला, ये सॉरी निर्मला बोले, बहादुर को लेके आए थे। किसको लेके आए थे भाई? तो बहादुर को लेके आए थे। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक मेरे बच्चों क्लियर है? जल्दी से समझ में आ रहा? चलो इतनी चीजें हैं। क्या मैं ऐसे पढ़ाऊं या फिर मैं केवल क्वेश्चन करवा के चला जाऊं? बोलो फटाफट से, क्या मैं ऐसे पढ़ाऊं या फिर मैं क्वेश्चन करा के चला जाऊं, है ना? हाँ चलो, समझ में आया? मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है सेशन को? समझ में आ रहा है सारी पॉइंट, सारी चीजें क्लियर है? यस। तो तुम लोग अपनी अपनी दोस्तों साथियों में शेयर नहीं करो, ये बिल्कुल गंदी बात है ना, बिल्कुल ही गंदी बात है भाई, बिल्कुल गंदी बात है। मुझे मजा नहीं आ रहा ना। सेशन को शेयर करो जल्दी, सेशन को शेयर करो जल्दी से, सेशन को शेयर करो फटाफट से, यूं फटाफट से। इतने ही देर में हार गए, थक गए? हाँ, बोल मैं रहा हूँ, पढ़ा मैं रहा हूँ, यहाँ पे लिख मैं रहा हूँ, खड़ा मैं हूँ, पैर मेरा दुखना चाहिए, मुंह मेरा दुखना चाहिए, और भग तुम रहे हो यार। बताओ मेरे को फटाफट से, ये कौन सी, ये क्या अच्छी बातें हैं? नहीं ना। 21 नंबर क्वेश्चन, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था मेरे बच्चों? जल्दी से। तो कहोगे सर हिटलर ने किया था। किसने किया था? चैट सेक्शन में फास्ट कमेंट करेंगे, सर हिटलर साहब ने किया था। ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नहीं। क्या चीज? कहोगे सर नियामक। क्या करेंगे सर? नियामक नहीं, यानी कि नियामक नहीं है। क्या कहोगे सर? नियामक नहीं है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बाबू सुनल ना ये बात, गुदड़ी के लाल हूं, है ना? हाँ, गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तुम कहोगे सर गुदड़ी के लाल का मतलब होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्या होता है? गुदड़ी के लाल है ये, है ना? जैसे तुम गुदड़ी के लाल हो, समझ रहे हो?
यस, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है भाई? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? कहोगे सर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान जी। किसका? लंबा है उदर अर्थात हमारे गणेश भगवान जी। कौन है भाई? लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान जी, है ना? कौन भाई? गणेश भगवान जी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये भाई साहब कौन सी समास में अगर आ जाएगा, तो कहोगे सर बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलो कह रहे कि प्रतिदिन कौन सा समास है? देखो समास से क्वेश्चन आ गया, प्रतिदिन कौन सा समास है बाबू? आपको हमने समास का ट्रिक वाली वीडियो पढ़ाई थी, अगर तुमने सिर्फ ट्रिक वाली वीडियो पढ़ी होगी तो तुम सभी क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। बताओ प्रतिदिन कौन सा समास है भाई? प्रतिदिन, तो कहोगे सर प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है भाई? प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। हमने आपको बताया था जहां पे भी यथा, बे, पर, भर, प्रति, आ, अगर ऐसी चीजें मिले और एक ही शब्द डबल बार देखने को मिले, जैसे रातों रात, कौन सी समास है भाई? रातों रात। कौन बताएगा? कुछ ज्ञानी लोग बताएंगे द्वंद्व समास, हम कहेंगे वो गलत हो जाएगा। द्वंद्व नहीं है क्योंकि ये रातों रात है, एक ही शब्द दो बार दिख रहा है, रातों रात, बातों बात। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है भाई? ये अव्ययी भाव समास होती है ना? द्वंद्व समास कौन होता है? दो अलग अलग शब्द होती है, दोनों प्रधान, जैसे माता पिता, है ना, सीताराम, ठीक है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये सब के सब मेरे बच्चों, सब के सब मेरे बच्चों, ये कौन से समास हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये वाला जो समास होगा, ये वाला द्वंद्व समास होगा, ये वाला आपका अव्ययी भाव समास होगा। इस बात को अपने अपने दिमागों में बैठा करके रखनी होंगी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे कह रहा है कि यशोधारा, यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई, संधि विच्छेद मैंने पढ़ा रखा है, और संधि को पहचानने का ट्रिक मैंने बता रखा है ना? आपको YouTube, ये इंस्टाग्राम पे मैंने डाला, लगभग एक से 2 दिनों के अंदर में भी, 2 दिन तो आज शायद दूसरा दिन आज होने वाला है, लगभग 8 साढ़े 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने देख लिया है संधि का ट्रिक, है ना? इंस्टाग्राम पे हमारी संधि का जो ट्रिक है उसको अभी तक जो है ना 8.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने अभी तक उसे देख लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यदि आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा, उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई? चलो तो क्या हो जाएगा? यशोधन धारा, यशोधारा होता है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 2 दिनों के अंदर में भाई उतनी व्यूज गई है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है बाबू? अब देखो शुद्ध वाक्य पहचानना है कि भाई शुद्ध ई में कौन चीज लिखल बा, शुद्ध ई में क्या चीज लिखा है भाई? शुद्ध क्या लिखा है? तो कहोगे शब्द तो केवल संकेत मात्र है, गलत है, ये शब्द तो केवल संकेत है। आहा बहुत सुंदर, ये सुंदर लिखा गया भाई शब्द, है ना? तो शब्द तो केवल क्या है भाई? संकेत है, शब्द तो केवल संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि घनानंद किस वर्षा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो तुम कहोगे सर मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे, सिर्फ रंगीले नाम याद रखोगे तो मोहम्मद शाह रंगीले आ ही जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो रंगीले जी के यहाँ मीर मुंशी के ये काम किया करते थे। किनके यहाँ? तो मीर मुंशी के काम किया करते थे, किसके यहाँ भाई? घनानंद किसके यहाँ? तो रंगीले साहब के यहाँ। जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? देखो ये कैसा क्वेश्चन आपके सिर्फ बीच से उठाए जा रहे हैं मेरे बच्चों, बीच से क्वेश्चन उठाए जाते हैं ऐसे ही। जन्म के 6 घंटे बाद किसकी देहांत हो गया था? तो कहोगे सर सुमित्रानंद पंत जी का देहांत जो है ना, वह जन्म के ठीक 6 घंटे बाद उनकी माता का मृत्यु हो चुकी थी। जन्म के 6 घंटे के बाद उनकी माता का मृत्यु होगी थी, उनका नाम क्या है भाई? तो कहोगे सर सुमित्रानंद पंत जी है, सुमित्रानंद पंत जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि फावड़े और हल, क्वेश्चन है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है? बड़ा प्यारा सा लाइन है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना। बहुत प्यारा नाम से पता चल जाएगा। फावड़े और हल राजदंड बनने का, यानी कि लोकतंत्र, ये थी जनतंत्र का जन्म, और जनतंत्र का जन्म किसमें बताया गया है? ऑप्शन नंबर आपके
जनतंत्र के जन्म में ये चीजें बताई गई कि भाई सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो आपको इस चैप्टर में बताई गई है। इसके लेखक कौन है कहोगे सर, इसके लेखक कौन है? जनतंत्र का जन्म क्या को सर? रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं इसके लेखक है, इसके लेखक है, समझना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? भाई एक वृक्ष की हत्या बड़ा प्यारा सा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? जल्दी बताएंगे तो कहोगे सर कुंवर नारायण की ना। जल्दी बताना 31 नंबर प्रश्न का जवाब। हाँ सर सही बात है, गुड, अच्छी बात है सर। सर कुंवर नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वीरेन डंगवाल का पहला कविता कौन सा, कविता संग्रह क्या है? वीरेन डंगवाल। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखना, याद रखना। इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, इसी दुनिया में मेरे बच्चों, इसी दुनिया में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक संदर्भ की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? विख्यात कवि कौन है? प्राकृतिक संदर्भ की कविता के लिए विख्यात कवि कौन सी है? जल्दी बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर प्रेमघन, प्रेमघन होगा ना, प्रेमघन। चलो अगला क्वेश्चन, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था? ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किसने किया था भाई? तो आप कहोगे सर गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी कहते हैं कि हई जवन देहिया में जवन वेशभूषा एकदम बना के लाए हो, ये कोई इसे भक्ति नहीं पहचाने आएगी। उन्होंने कहते थे कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन मगन भया। वो कहते हैं कि हाई जन शरीरों में एकदम भस्म वस्म लगा लेला बड़ा, जाटा वाटा बना लेला बड़ा, तकरा से तू साधु संत कहे लगबो? हाँ ऐसे साधु संत ना कहबो। साधु संत यदि कहाए के बा, भगवान के यदि प्रिय कहाए के बा, तो तारा दिल से प्रेम करे के परी, भगवान के माने के परी। जटा बढ़ा लेबो, देहिया में भस्म लगा लेबो, कपड़ा वपड़ा छोड़ देबो, तो तू कहबो कि हम साधु हो गए बनी, भगवान से बहुत बड़का भक्त हो गए बनी। तो कुछ ना, अगर प्रेम करना है भगवान से तो अपने दिल से करना होगा, समझ रहे हो? ये भगवान, ये कौन? गुरु नानक जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर संवेदना के कवि कौन है बच्चों? नगर संवेदना के कवि, भाई सेशन को शेयर नहीं कर रहा हूं, मुझे, मैं चला जाऊं? बताओ, मैं बताओ, मैं चला जाऊं? हाँ इसी तरीके से पढ़ाई करोगे तुम लोग, इतनी संख्या रहेंगी, इतनी संख्या रहेंगी, क्या अच्छी बात है ये? अभी तो बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किया यार। हाँ अब बताओ, लाइक करने में तुम कंजूसी करोगे, इसमें कौन सा तुम्हारा पैसा रुपया लग रहा है भाई? सब्सक्राइब करने में कंजूसी करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन तुम लोग बेल आइकन नहीं दबाओगे, ये बात अच्छी है मेरे लिए? हाँ मेरी तो खुद की खुद बेइज्जती है यार। अब बताओ तुम मंटू सर की बेइज्जती कर रहे हो यार? क्या ऐसे में मैं आप लोगों से उम्मीद कर रखा था? ऐसी में उम्मीद कर रखा था? ये बताओ। अब इतनी व्यस्त तरीके से तुमको मुझे लग रहा है कि हम क्लास करा रहे हैं यार, तो तुम्हें ऐसी लग रही है? कर दो मेरे भाई जल्दी से फटाफट से ना। अभी बहुत संख्या कम है लाइक की ना, अभी बहुत बच्चे नहीं किए हैं भाई, बहुत बच्चे नहीं किए हैं, कंजूसी है ये। अगला क्वेश्चन करे कि दुर्दांत मानवीय विविष्का का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? बड़ा प्यारा सा लाइन है और बहुत प्यारा सा कविता भी है, ये बहुत प्यारा सा कविता है मेरे बच्चों। तो आप कहोगे सर हिरोशिमा है, हिरोशिमा कविता है, बड़ा सुंदर सा कविता है। जब सब खत्म हो जाता है, सब सुहा हो जाता है, इस चैप्टर में दिखाया गया है, बताया गया है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, गुरु नानक के पद हैं राम भक्तिमय गीत या प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत या सूफी गीत या फिर कृष्ण भक्तिमय गीत? तो गुरु नानक जी किसका भक्ति करते हैं भाई? तो कहोगे सर राम का, भगवान राम का गुरु नानक जी भक्ति करते हैं और कहते हैं राम नाम बिनु राम नाम बिरथु जग जन्मा, यानी कि इस धरती पे अगर आपका जन्म हुआ है और भगवान प्रभु श्री राम का नाम नहीं ले रहे हो तो जन्म लिहन बेहर्थ है बबुआ। अगर जन्म ले बाड़ा तो तारा है मुखड़ा से, तारा है जुबान से भगवान राम के नाम निकले के चाहिए। तो एक बार लिखना सही बच्चे, जय श्री राम, और बोलना भी है। क्या लिखोगे भाई?
मंटू सर नहीं, हिंदी के किंग। यस, अच्छा जी, हिंदी के किंग है हम। अरे यार तुम लोग को हम ये बताओ, मैथ पढ़ाते हैं तो तुम कहते हो कि मंटू सर नहीं। देखो तुम लोग का यही काम है? मैथ पढ़ाता हूं तो तुम कहते हो कि मैथ किंग है। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो तुम कहते हो कि सर हिंदी किंग। हाँ, जब आपको वो संस्कृत पढ़ाते तो कहता है कि सर पंडित जी हैं आप। हाँ, माने सारा उपाधि दे दो, बता लो कि प्रेम है भाई आपका कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो। मुझे लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये चीजें समझ में आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही समझते रहिए, पढ़ते रहिए, बेहतर करते रहिए, ताकि आप आगे चल करके कभी ना कभी जब उस पद पे पहुंच जाओगे तो एक बार मुझे जरूर याद करना कि मैं 10वीं में जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो हमें मंटू सर पढ़ाया करते थे, हमें कभी डांट दिया करते थे, हमें कभी प्यार से समझाया करते थे, हर एक चीज के लिए लड़ते थे। तो ये सब यादगार होनी चाहिए ना यार। हाँ, ये सब यादगार होके के चाहिए। हमनी के क्लास जैसे ही 6-7 बजत रहे तो मंटू सर के क्लास के इंतजार करते रहनी सा है, क्लास में हमनी के मजाक करते रहनी सा। ये सब तो यादगार चीजें हैं, समझ रहे हो। ये जिंदगी में पहली बार मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, पदों में, दोहों में, या फिर घनाक्षरी में, या फिर सवैया में? जल्दी बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो आप कहोगे सर सवैयों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कवि प्रेम घर द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में मेरे बच्चों की गई है? कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, हिंदी और उड़िया। 39 का जल्दी बताओ, 39 का जवाब बताओ। कौन आंसर? ब्रजभाषी है ना, ब्रजभाषा और अवधी में किए थे, ब्रजभाषा और अवधी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना? देख रहे हो कैसे कैसे बीच में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई, बीच में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो आप कहोगे सर ये रामधारी सिंधिनकर की तो नहीं है, नहीं, रामधारी सिंधिनकर के सुमित्रानंद पंत की है, सही बात है, सुमित्रानंद पंत की है भाई, सुमित्रानंद पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? जल्दी बताएंगे भाई, बहुत प्यारा सा है, जल्दी बताएंगे भाई। 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब फास्ट कमेंट करिएगा भाई, देरी मत करिए, कहिएगा सर कुंवर नारायण की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे कौन? देखो ये लिखा, ये कौन पढ़ पाएगा? देखो 100 दे करके 0 दिया गया, दिख रहा है तुम्हें, ही दे करके 0 दिख रहा है, तो इसको पता है क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। समझ रहे हो, ऐसे पढ़ना ही नहीं, क्या पढ़ोगे? सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। ऑप्शन बताओ, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, या फिर रहीम जी, कबीर जी, या फिर सुमित्रानंद पंत जी। 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओगे तो कहोगे सर सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी। चलो अगला क्वेश्चन, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? अरे बाप रे, बहुत सुंदर सा कहानी भाई, ये आपका वर्णिका का है, हिंदी वर्णिका का है। तो माँ जो है वो पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं की थी, लेकिन जब भी माँ को ये कहा जाता था कि भाई मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, मंगू को कहाँ भर्ती करा दो, मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, तो क्या कहते थे? माँ कहती थी कि नहीं, हम अस्पताल में भर्ती नहीं कराएंगे, ये तो गौशाले में जिस प्रकार से जानवर को रख दिया जाता ये तो उसी प्रकार हो जाएगा ना। हमेशा वो गौशाले की उपमा दिया करती थी। कौन मेरे बच्चों? माँ। कौन दिया करती थी? माँ। ठीक है, इसकी कौन से चैप्टर की कहानी है? जल्दी बताएंगे, क्या आपको याद है कि यह कौन सी चैप्टर की कहानी है? मैंने तो बता दिया ये हिंदी वर्णिका बुक की है, लेकिन कौन सी भाई, कौन सी चैप्टर की है? तो कहोगे सर नगर। क्या कहोगे सर? नगर। नगर के लेखक कौन है? नगर के लेखक कौन है भाई? एक वर्ड आता है, एक वर्ड मेरा क्वेश्चन आ जाता है, नगर के लेखक कौन है? नगर के लेखक कौन है भाई? तो कहोगे सर नगर के लेखक सुजाता जी है, यही है ना, नगर के लेखक सुजाता जी है ना। चलो जी, तो ये पॉइंट्स हो गए, क्लियर हो गई। अच्छा ये बात पूछो मैं, मंगू कितने वर्ष की थी? क्या बताओगे? क्या आप बता पाओगे मंगू कितने वर्ष की थी? मंगू का उम्र कितने वर्ष का था? मंगू का उम्र कितने वर्ष का था? मंगू का उम्र कितने वर्ष का था? तो आप कहोगे सर मंगू का उम्र जो है ना वो 12 से 13 वर्ष का था, 12 से 13 वर्ष की अवस्था थी। मंगू जन्म से क्या थी भाई?
मंगू जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी थी। मंगू जन्म से क्या थी? चैट सेक्शन में फास्ट कमेंट कर जवाब। पागल और गूंगी थी। क्या थी भाई? लिखोगे सर पागल और गूंगी थी। पागल और गूंगी थी। पागल और गूंगी थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? कितने बजे? कितना बज रहा था जब माँ जो है ना हॉस्पिटल से घर लौट करके आई थी? तो कहना कि उस समय लगभग 11:15 बज रहा है था रात को। 11:15 बज रहा था रात को। अच्छा 11:15 कितनों को बोलते हैं भाई? 11:15 कितनों को बोलते हैं? तो 10 बज करके बोलना सर 45 मिनट। 10:45 11:15 होता है और 11:15 होता है 11:15। समझ रहे हो? इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसमें गलती मत करके चले आना। अगला, गांव में जुआरी किस्म के व्यक्ति के रहे बाबू? गांव में जुआ हुआ के खेलत रहे? तो तुम कहोगे सर गांव में जुआ ना, वो रंगप्पा किस्म नाम का व्यक्ति जो है ना वो गांव में क्या खेलता था? सर रंगप्पा किस्म का व्यक्ति गांव में जुआ खेला करता था। कौन था भाई? रंगप्पा नाम का व्यक्ति गांव में जुआ खेला करता था। ठीक है, ये कौन से कहानी से लिया गया है? कहोगे सर दही की, ये क्या बोलते हैं उसको, दही वाली मंगमा। मंगमा के बहू का क्या नाम था? क्या कहोगे सर? नंजमा। क्या नाम था भाई? नंजमा नाम था। नंजमा नाम था। ठीक है, मंगमा की कितने पोते थे? तो सिर्फ एक पोता था, है ना, और उसकी एक बहू थी जिसका नाम क्या था? नंजमा नाम था। अपना सुख दुख किससे कहा करती थी मंगमा? तो कहोगे सर माँ जी से, यानी कि लेखक की पत्नी से अपना सुख दुख कहा करती थी। कौन भाई? मंगमा करती थी। अगर ये पूछ दिया जाए मेरे बच्चों कि मंगमा के अपने बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था, तो तुम कह दोगे सर मंगमा को अपने बहू के साथ जो है वो पोते की पिटाई को लेकर के विवाद था। पोते की पिटाई, पोते की पिटाई, पोते की पिटाई, पोते की पिटाई लेकर के क्या था भाई मेरे? विवाद था। विवादता का अर्थ क्या होता है भाई? तो कहोगे सर झगड़ा। झगड़ा, उसके कारण उसमें झगड़ा थी। तो ये सारी बातें याद कर रखना। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता जी। सात कोड़ी होता कौन से चैप्टर लिखे हैं भाई? तो तुम कहोगे सर सात कोड़ी होता कौन से चैप्टर लिखे हैं? वो लक्ष्मीवाड़ी चैप्टर का क्या नाम है भाई? याद आ जाओ भाई, याद आ जाओ, याद आ जाओ। दही वाली मंगवा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्या? ढाते विश्वास। हाँ सॉरी, ढाते विश्वास। ढाते विश्वास। अब तू मत कहोगे सर सर हिलाने से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है का? ढाते विश्वास। ठीक है, ढाते विश्वास के लिए क्या होना? सात कोड़ी होता जी है। सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से फास्ट। तो कहोगे सर उड़िया भाषा के वह कथाकार हैं। ठीक है, चलो लक्ष्मी का इसमें इसमें इसकी प्रमुख नायिका कौन है? तो कहोगे सर लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। प्रमुख नायिका कौन है भाई? लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? देख लो एक से सबसे एक निकल रहा है। तो कहोगे सर लक्ष्मी के पति जो है ना वो कोलकाता में नौकरी करता था। कोलकाता, कोलकाता में नौकरी करता था। अच्छा, लक्ष्मी का पति जो कोलकाता में नौकरी किया करता था उस पति का नाम क्या था भाई? तो कहोगे सर पति, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, है ना? लक्ष्मण नाम था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था, जो कोलकाता में नौकरी करते थे। अगर कोलकाता से कमा करके लक्ष्मण जो कुछ भी भेजते, अगर उससे भरण पोषण नहीं हो पाती थी तो लक्ष्मी क्या किया करती थी? तो कहोगे सर तहसीलदार साहब के यहाँ, तहसीलदार, तहसीलदार साहब के यहाँ क्या करती थी भाई? क्या करती थी? साहब के यहाँ छीट फुट नौकरी करके अपना भरण पोषण करती थी। लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत था? चैट सेक्शन में फास्ट जवाब देंगे। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? तो कहोगे सर लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत था। कितने बीघा खेत था भाई? 1 बीघा खेत था। 1 बीघा खेत था। 1 बीघा खेत था। भाई दिवाली आ रही है और आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है मेरे भाई, और आप दिवाली में मजे ले लीजिए, लेकिन अपने पढ़ाई को ध्यान में रखिएगा, रिवीजन करना भूल मत जाइएगा, क्योंकि दिवाली से छठ की समय जो है ना लगभग जो है ना 8 से 10 दिन की पड़ रही है। और इस बीच में 8 से 10 दिन अगर अपने आप को तुमने गंवा दिया तो सबसे बड़ी समस्याएं खड़ा हो जाएंगी। आपको सिर्फ दिवाली के दिन आपको थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना है, अच्छे से माँ का पूजा कर लेना है ना, नहा धोआ करके और अच्छे से पूजा वूजा करके मस्ती उस्ती पटाखे उटाखे छोड़ना वो छोड़ लेना है। फिर एक ही बार आपको पढ़ने, उसके बाद से
एक बार आप कब, तो दिवाली छठ के जो छठ पूजा होता है ना, जो हम लोगों का सबसे महापर्व है छठ पूजा, छठ पूजा के दिन आप छठी माई के पास जाएंगे, आशीर्वाद लीजिएगा और ठीक है पूजा वूजा कर लीजिएगा। अगले दिन आपका अर्घ, जब सुबह का अर्घ होता, शाम का अर्घ के समय में सुबह करके जो बड़ी वाली छठी मैया हम लोग कहते हैं, और एक छोटी वाली छठी मैया होती है। तो ये जो बड़ी वाली छोटी छोटी वाली छठी मैया के दिन आपको पढ़ना है भाई, आपको पढ़ाई करना है, रिवीजन करिएगा। ऐसा नहीं कि भाई नहीं, पूजा वूजा कर लीजिएगा लेकिन पढ़ने फिर बैठ जाइएगा। बड़ी वाली जब छठ घाट पे जाया जाता है तो उस समय भाई आप क्या ही करोगे, मैं उस समय थोड़ी ना बोलूंगा कि पढ़ाई कर रहा है ना। तो उसके बाद से क्या करना है भाई, अगले वाले दिन जो अर्घ हो जाता है, अर्घ खत्म हो जाएगा 10-11 बजे तक तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद से आराम से आकर के अपने स्टडी पे फोकस करोगे। उसके बाद से अपने आप को इतनी जोरदार तरीके से मेहनत करना है, इतना अपने आप को साबित करना है कि भाई साहब एक अच्छा चीज निकल के आए। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आप जरूर करिएगा। उसी के बीच में मैं आपकी क्लासेस के लिए मैं आपके पास कनेक्ट रहते रहूंगा। ठीक है, आपकी क्लासेस भी मैं कोशिश करूंगा कराते रहूंगा। अब आवाज आ रहा है, अब आवाज आ रहा है, अब आवाज आ रहा है भाई। अब आवाज आ रहा है। कहाँ से आवाज नहीं आई थी भाई, फिर से आज गलत गया पे है ना। चलो आज तो बैटरी चार्ज, आज बंद नहीं करेंगे क्लास, शायद तुम टेंशन मत लो। कल क्लासेस जो है ना उसके वजह से बंद करना पड़ गया, क्योंकि जो भी चारों को चारों बैटरी जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया था जल्दी से। कहाँ से आवाज नहीं आई थी भाई, किस नंबर क्वेश्चन से? जल्दी बोलो। 46 नंबर से? 46 नंबर से जवाब नहीं आया है, सॉरी ये आवाज नहीं आया है। चलो 46 नंबर से मैं कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? कहना कि सर उड़िया के कथाकार है। देवी नदी के घर के नीचे किसका घर था भाई? तो कह रहा है सर लक्ष्मी का घर था। किसका घर था देवी नदी के किनारे? कहोगे सर लक्ष्मी का घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। कितने संतानें थी भाई? 3 संतानें थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो नारायण की पत्नी भेजी थी ना। और नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का क्या नाम था भाई? भंवरी नाम था ना। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का नाम, चलो जी डन है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सर भाई सीता के बड़े लड़का का नाम था कैलाश। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गई, बात आपको कह देते हैं सब्जेक्टिव में। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो डन है जी। चलो, क्यों घुटन महसूस करती थी? घुटन इसलिए महसूस करती थी कि उनके 3 बेटी 3 बहू, लेकिन 2 वक्त की रोटी की खाने के लिए सीता को दर दर भटकना, ये द्वारी द्वारी जाना पड़ता था। मतलब नारायण के घर से कभी कैलाश के घर से नारायण के घर, नारायण के घर से बिज्जू के घर, ऐसा उसे क्या होता था भाई, क्या होता था, जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से 50 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, तो आपको 50 में 50 आपको करके आना होगा। ठीक है भाई, लेकिन हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन करना है, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई कि आप सेशन को एक बार सेशन को अपने अपने भाइयों में सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन बाबू, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? अभी तक सुजाता जी की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो आप कहेगा लगभग 25 से अधिक कृतियां जो है ना वो प्रकाशित हो चुकी। कितनी कृतियां बोलना सर? 25 से अधिक। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? श्रीनिवास सामर्दिया, सुजाता। अरे भाई साहब, इसमें तो कोई नहीं है, हो इसमें से किसी का जवाब नहीं होगा। नगर कहानी के अनुवादक किसी को याद है कि मैं बताऊं? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, गलत ऑप्शन दिया गया है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में, ये गलत को ऑप्शन है। कोई इसमें से ऑप्शन होगा, कोई नहीं ऑप्शन होगा इसमें से। कहोगे होगा सर के जमुना, के जमुना नाम था। ये बात याद था तुम लोगों को? बताओ, अगर नहीं याद होता तो कैसे पहचानोगे? इसमें तो कोई टिक करके चले होगा, पता चलेगा सब गलती है। अब तुम कहोगे कि सर अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही गलती ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसमें लिखने का तो ऑप्शन नहीं आएगा, तो क्या करेंगे भाई? हाँ, तो वहां पे साइड में लिखना मत, ठीक ना? उसके लिए तुम बाद में कंप्लेन भी किया जा सकता है, बट ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन जांच के आता है। ठीक है, तुम उसका टेंशन छोड़ दो, वो बिहार बोर्ड की जिम्मेवारी है। बाकी अगर ऐसा कोई गलत क्वेश्चन है, गलत ऑप्शन आता है, तो उसके लिए हम हैं, उसका एक्शन हम लेंगे, तुम छोड़ दो। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होता है? भाई अनुज के स्त्रीलिंग का होला हो? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर हम फ्रेंड के पास क्लास के शेयर करेंगे तो पढ़ के टॉपर नहीं हो जाएगा। हाँ, ये तो बात है मेरे भाई, इसीलिए शेयर मत करना, है ना? हाँ, सही बात है। अगर भेज दोगे तो मान लो पढ़ के टॉपर बन जाएगा, तो फिर भेजने से कोई फायदा नहीं है। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई मेरे? अनुजा होता है। क्या होता है? अनुजा होता है, ना कि अनुजी होता है। अनुजी टिक मत कर देना, अनुज का अनुजा होता है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन से? देखो आपको शब्द पहचानने के लिए आएगा, तो शब्द देखो पहचानने को आएगा ना, तो शब्द तो ऐसे कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि शब्द को बता सके कि भाई इसका ट्रिक है याद करो। शब्द को तो आपको बार बार प्रैक्टिस, शुद्ध शब्द लिखना प्रैक्टिस करना होगा, तो भी आपको समझ आएगा। अधीन आपका इसमें से शुद्ध शब्द है। दास शब्द का परिवाची क्या होता है? दास का परिवाची, दास का पर्यायवाची क्या होता है भाई? दास किसको बोलते हैं? पहले दिमाग लगाओ कि दास बोलते किसको है। तो कहता है दास उसको बोलते हैं जो नौकर चाकर होते हैं। तो यानी कि नौकर चाकर, यानी हो जाएगा सर चाकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित होता है ना? क्या होता है? अपेक्षित होता है। कुछ लोग जो है ना अपेक्षाधीन बता देते हैं, वो गलत है। या अपेक्षित बता देते हैं, ये भी गलत है। अपेक्षित नहीं होता है, अपेक्षित होता है। क्या होता है भाई? अपेक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कह रहे कि वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वाकजाल संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो वाक्यजन जल हो जाएगा, वाकधन जाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर इसका सही जवाब। ओए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब शब्द कौन सी संज्ञा है? बाबू पूरब शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या यह जातिवाचक संज्ञा है? या भाववाचक है? या फिर गुणवाचक संज्ञा है? जल्दी से बचाएंगे, क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर पूरब जो है ना एक दिशा का नाम है, और जब भी किसी का नाम उच्चारित किया जाता है तो हमें व्यक्तिवाचक में आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के नाम में आ जाता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? तो सर्वनाम बाबू वही होता है जो किसी व्यक्ति के नाम के बदले किसी शब्द को प्रयोग किया जाए। जैसे मैं कहूं कि राम जा रहा है, ठीक है, राम जा रहा है, वह क्रिकेट खेलेगा। अगर हम ऐसे कहें कि राम जा रहा है वो क्रिकेट खेलेगा, तो वह क्रिकेट खेलेगा, वह का मतलब क्या है? वह का मतलब यहाँ पे क्या है? राम है। तो हम राम शब्द न लिख करके वह लिख दिए। मान लो हम लिखते कि राम जा रहा है, राम क्रिकेट खेलेगा, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है वर्डिंग, तो उसके जगह पे क्या लिख दिया गया? राम जा रहा है और वह क्रिकेट खेलेगा। वह का मतलब ही क्या? राम ही निकल रहा है। तो यदि किसी संज्ञा के बदले किसी भी वर्ड का प्रयोग किया जाए तो उसी को सर्वनाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे वह सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या सर्वनाम होगा? तो कहोगे यह जो वर्ड है वह सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यह एक कलम है ना, तो यह एक कलम है, इसका मतलब क्या है? कलम की संज्ञा के नाम पे अगर यह शब्द दिया गया हो और उसके नाम पे यदि किसी ऐसी वर्ड का यूज किया जा रहा है जो उसी को रिलेट कर रहा हो, तो ऐसे कह सकते हो वो आपका सर्वनाम होती है। मुझे लग रहा है मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो। चलो, गुणवाचक विशेषण कह रहा है मेरे भाई, गुणवाचक विशेषण कह रहा है। अब देखो, गुण का मतलब ही पता चल रहा है भाई, इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब क्या भाई? अच्छाई, है ना, यानी अच्छा जो हो जाएगा वो आपका गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस बार के पेपर में हो सके तो यही क्वेश्चन आएगा। वुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो आप कहेगा भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कहोगे सर भीमराव अंबेडकर जी है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? अभी आपको मैंने बताया था, गिरधर लाल मेरे बच्चों सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? जल्दी से फास्ट चैट सेक्शन में आंसर करेंगे कि गिरधर लाल मेरे बच्चों, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो कहोगे सर गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में जो थे वो किरानी का कार्य किया करते थे। किसका कार्य किया करते थे मेरे बच्चों? कहोगे सर किरानी का कार्य किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 63 नंबर क्वेश्चन, भाई 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो। माने मनुष्य की पशुता के तू जितना बार कट, देखा जैसे कि हमरो नाखून बढ़िए गई बटे, ठीक ना, अब एकरा के हमरो काटे के बा, वह मरना नहीं जानती है। मतलब ये इसको भले ही काट देते लेकिन फिर यह आ जाता है, फिर यह जम जाता है, फिर यह निकल आता है। यह शीर्षक पाठ किससे लिया गया? कहोगे सर नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि नाखून से रिलेटेड है। और नाखून के लेखक कौन है? तो कहोगे सर क्या चीज? जल्दी चैट सेक्शन बोलो, जैसे हमने बोला उसका आंसर आना चाहिए आपके दिमाग में। आप कहोगे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला बबुआ, अगला क्वेश्चन कहता कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? क्या उनका नाम देव था, महादेव था, रामदेव था या शैलदेव था? तो कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो था वो देव के नाम से वो प्रसिद्ध थे। देव नाम था उनका। क्या नाम था मेरे बच्चों? सर देव नाम था। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बहादुर पर चोरी का आरोप लगाता है। कौन लगाता भाई? लेखक की रिश्तेदार ने, है ना, यानी कि रिश्तेदार ने। कितने रुपए भाई? मैंने आपको अभी इसके पहले भी जिक्र किया था, 11 रुपए उसका चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज केकरा के मानत रहले? तो तुम कहोगे सर बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर जो है ना, सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर अपनी अम्मा को मानते थे। किसे मानते थे मेरे बच्चों? किसे मानते थे? सर अपनी अम्मा को मानते थे। बताओ फटाफट से, किसे मानते थे? सर अपनी अम्मा को मानते थे। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज और सबसे बड़ा एग्जामिनर किसे मानते थे? सर बिरजू महाराज मानते थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? जल्दी मेरे को जवाब देना। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम क्या है? 67 नंबर बताना फटाफट से। आप कहोगे सर ये कहाँ है? तो ये कहोगे सर ये दिल्ली में है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम दिल्ली में है। राम नाम बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? राम नाम बिरथु जग जन्मा, यानी कि जिसका जन्म इस धरती पे हुआ है और वह यदि राम नाम
का जाप नहीं कर रहा, राम का नाम जुबान से नहीं निकल रहा, वो व्यर्थ है। तो कह रहा है कि इस कविता में ईश्वर की शरण में कौन जाने का अधिकारी है? जो अहंकारी है बिल्कुल गलत है, जो दुखी है बिल्कुल गलत है, जो निराश हो बिल्कुल गलत है, जिसका अंतकरण निर्मल हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अगला, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक नौछावर करने की बात करते हैं? रसखान किस पर? रसखान जी कहते हैं कि हम सैकड़ों इंद्रलोक के नौछावर कर दे। इंद्रलोक समझो, इंद्रलोक अगर कोई कहे कि हम तारा के इंद्रलोक देतनी, हम तारा के स्वर्ग देतनी, मतलब इंद्रलोक का मतलब स्वर्ग हो गया। और 100 को स्वर्ग तू हमरा के देबा ना, तबो हम न्यूछावर कर दे, तबो हमरा ना चाही। केकरा खाती ना चाही? तो तुम कहबो कि हमको करिलो के कुंज पर वो नौछावर करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण और राधा हमें मिल जाए, वो राधे कृष्ण का जाप करते हैं। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सर ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? गुरु नानक को, घानानंद को, रस खान को, या फिर तुलसी को? 70 नंबर प्रश्न का जवाब, 70 नंबर का, तो आप कहोगे सर घानानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित है? कहां से संकलित बाबा बुआ? सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित जौन भारत माता कविता बा, भारत माता की कविता के लेखक के बा सुमित्रानंद पंत जी, ये कहां से संकलित बा? तो तुम कहोगे सर ग्राम्या से। छियासठ नंबर का आंसर गलत है, क्या बता दिए हैं भाई हम? 66 नंबर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जोग जब अपने अम्मा को मानते थे तो हम क्या बता दिए थे? मैंने बताए थे यार, अम्मा को मानते थे यार, अपने सबसे बड़ा जज और एग्जाम में अपने अम्मा को मानते थे, अपने अम्मा को मानते थे। उस समय शायद गलत किए होंगे तो आप देख लेना, अम्मा ही होगा उसमें, अम्मा को मानते थे। चलो कहाँ गए इसमें, ये बता दिए थे ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन 72 नंबर, कह रहे कि आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? अगे जी जो है वो किस काव्य धारा के कवि है भाई? 72 नंबर क्वेश्चन का जवाब तो आप कहोगे सर प्रयोगवाद। किसके भाई? तो कहोगे सर प्रयोगवाद, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 73 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या में दूर से क्या ललकारेला? सर पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल सर पीडीएफ के मैं बता देता हूं तुम्हें कि पीडीएफ कहां, मैं ऑलरेडी यही नहीं बहुत सारे पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो। ललकारता है ना, तुम देखो मैं बता देता हूं, गूगल पे जाना, मंटू सर साइट टाइप करना, मंटू सर लिख के सर्च कर देना, वहां पे एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना, उसमें मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर क्लिक करके मॉडल पेपर वहां पे दिया गया, बहुत सारे मॉडल पेपर ढूंढ के डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक आसान प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एक वृक्ष की हत्या दूर से कौन ललकारता है? तो कहोगे सर वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। कौन? तो वृक्ष रूपी चौकीदार, वृक्ष रूपी चौकीदार। नेक्स्ट, कभी रेनर मारिया रिल्की किसका संदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? केकर संदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? तो कहते हैं प्रभु का, प्रभु का यानी भगवान का संदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं। किसकी लबादा? तो भगवान का, प्रभु का संदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं। 75 नंबर, ख के उच्चारण स्थान बाबू का हो? तो देखो जो भी कवर्ग होता है, कवर्ग होता है, ये आपको हमने पढ़ा है, वर्ण विचार मैंने पढ़ा है, उसे जरूर देख लीजिएगा। वर्ण विचार मैंने पढ़ा है सर, कंठ का उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 76 नंबर प्रश्न का जवाब तो तुम कहोगे सरह धन ज सरोज होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। इसमें सूद शब्द कौन सा है भाई? यही में सूद शब्द का दिखाता हो तो तुम कहोगे सर गणित जो है ना ऐसे ही लिखा जाता है। और गणित को कैसे हम और आप भूल सकते हैं भाई कि गणित को कैसे लिखा जाता है? गणित ऐसा ही लिखाता है ना। यस चलो तो सही बात है, गणित वैसे ही लिखाता है। अगला क्वेश्चन मेरे शेर जल्दी बताओ, चलो मेरे सुपरस्टार फटाफट से बताओ, सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है? भाई सिंधु शब्द, अब देखो सिंधु जब यहाँ पे आ रही है और सिंधु जब आ रही है तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है? सिंधु। 78 नंबर, अरे बाप रे क्या कट कर रहा है यार,
सिंधु। सिंधु जब किसी नाम का आ रहा है तो नाम का मतलब क्या है भाई, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सीधी सी कंसेप्ट है। तो क्या हो जाएगा सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। 79 नंबर, नियम शब्द का स्त्रीलिंग निर्णय कर दीजिए। नियम शब्द का, तो नियम क्या है, मतलब वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, जल्दी से बताओ। नियम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो कहोगे सर नियम स्त्रीलिंग है। अगला, सभापति का स्त्रीलिंग क्या होता है, सभापति। सभापति, अब सभापति का स्त्रीलिंग बात किया जाएगा तो तुम ये मत कह देना सभा क्या होता है सभापति का, सभापत्नी मत कह देना कहीं है। सभापति का क्या होता है, सभा नेत्री। सभापति का क्या हो जाएगा सर, सभा नेत्री, ऑप्शन नंबर बी। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है भाई, इसको लिए बहुत अच्छा ट्रिक मैंने बताई थी, बहुत अच्छा ट्रिक हमने बताया था। अगर तुमने व्याकरण की, अगर हमारी ट्रिक वाली क्लासेस अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जब भी गा गे गी आएगा और ऐसा पता चलेगा कि ये चीजें होने वाली है भविष्य में, तो भविष्यत काल हो जाएगा। चलो आगे, गृह प्रवेश में कौन सा समास है, गृह प्रवेश। भाई समास के बारे में तो आप भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा। ये गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में आपका बहुब्रीत होगा नहीं, द्विगु अभिभाव तो होगा नहीं, तो गृह प्रवेश में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला, सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, सुख का अधि, विलोचन, प्रसन्नता या फिर इहा। 83 नंबर प्रश्न का जवाब जल्दी से फास्ट कमेंट करेंगे। सुख का इहा होना चाहिए ना, सुख का प्रसन्नता। सुख शब्द, सुख में तो खुशी तो नहीं हो सकती है, सुख मिल रहा है, इहा है ना। चलो हाँ, इहा। छूत शब्द का विलोम क्या होता है, छूत का विलोम क्या होता है भाई, छूत का ऐसे पता चल रहा है, छूत दिया गया है तो नमवे से पता चल जाता है, में कोनो टेंशन लेवे के जरूरत बाटे ना। अगला देखा 85 नंबर क्वेश्चन, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ। अरे बाप रे, दांत काटी रोटी हो गई हो, हाँ जल्दी बताओ 85 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या कहोगे। दांत काटी, बोलने से रोकना ना, प्रत्यक्ष होना ना, उदास होना ना, गहरी दोस्ती होना। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी मतलब यही होता है ना, सही बात है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ, राम से राम से राम, सही बात है भाई। गहरी दोस्ती या मित्रता है ना, या फिर बहुत ज्यादा मित्रता होना। उग्र शब्द का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों, उग्र का विलोम क्या होता है, तो उग्र का विलोम होता है सौम्य। उग्र का विलोम सौम्य होता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के पेपर के लिए भी ये आसान है, ये आने वाला संभावना है। श्याम सुंदर कौन सा समास है भाई, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, जल्दी बताओ तो बाबू, श्याम सुंदर जल्दी से, तरह के बतौले नहीं वीआईपी लोग है, हाँ इस तरीके बताया ना, आपको बताया था ना, स्पेशल गेस्ट श्याम सुंदर, स्पेशल एक वीआईपी गेस्ट, इस तरीके की कौन किसमें क्या होता है बताए थे। यस, क्या हो जाएगा, एक कर्मधार है। इनमें कौन शब्द तत्सम शब्द है, तत्सम बबुआ में कौन हो, इनमें तत्सम कौन बा, लोटा, कटोरा, कर्पूर या फिर कोयल। हमने आपको बोला था अभी, आपको कल ही, और यूट्यूब पे या इंस्टा पे मैंने एक ट्रिक आज ही डाली है, और यूट्यूब पे मैंने एक दिन शायद 2 दिन पहले डाला था कि तत्सम तद्भव कैसे पहचानोगे भाई, तत्सम तद्भव कैसे पहचानोगे, तो जो चीजें संस्कृत का होगा, मतलब संस्कृत से लिया गया, संस्कृत के जैसा शब्द दिखेगा, वो हमारा तत्सम होता है, और जो हमारा हिंदी के जैसा होगा तद्भव होता है। तो यहाँ पे कर्पूर जो हो जाएगा वो हमारा तत्सम हो जाएगा, और कपूर होता तो तद्भव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में काना राजा, लोकित का अर्थ क्या होता है जल्दी बताओ, जाता अर्थ है 79 के 89 का, तो आप कहोगे सर मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाना, मूर्खों में क्या कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाना। 90 नंबर, सादर का विलोम क्या होता है भाई, 90 नंबर प्रश्न का जवाब, सादर का विलोम क्या होता है, सादर का कह दोगे सर निरादर होता है। डन है। 10 मुख, 10 मुख कौन सा समास है, अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे कहेंगे भाई साहब द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि 10 मुख, इसमें 10 गो मुख दिख रहा है, लेकिन हम कहेंगे 10 मुख में गलत जवाब हो जाएगा,
दसमुख आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्यों होगा भाई? क्योंकि दसमुख किसको बोला जाता है? जिसका 10 गो मुंह होके के चाहिए। वह सिर्फ इस धरती पे एक ही थे। क्या नाम था उसका? रावण था। वो रावण क्यों दसमुख रहे? एक बाद क्यों दसमुख रहे ना? तो रावण ही था, तो मतलब सिर्फ एक ही लोग हैं जो वीआईपी कोटे से आते हैं, बाहुबली लोग, इस तरीके के लोग हैं। तो ये हो जाएगा सर दसमुख आपका क्या चीज हो जाएगा सर? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपनों से बड़ा का आदर करना उचित है, ये कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो कहोगे सर यह नीचवाचक सर्वनाम है। इसका भी ट्रिक आपको शायद नहीं बताया ना, ये छूट गया क्या ट्रिक इसका? तो ट्रिक इसको बता देंगे, ठीक है जी। जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय कर दीजिए कि परीक्षा क्या है? परीक्षा होता है कि परीक्षा होती है? जल्दी से 53 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 53 बोला, 93 नंबर क्वेश्चन। तो कहोगे सर परीक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द होती है ना? परीक्षा नहीं ली गई, ऐसा होता है। उदय का संधि विच्छेद क्या होता है? उदय का संधि विच्छेद, उदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो कहोगे सर उत धन आय उदय होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। निवास शब्द में उपसर्ग क्या होगा? निवास शब्द में उपसर्ग जल्दी से चार्ट सेक्शन में बताओ फटाफट से। तो कहोगे सर निवास में उपसर्ग होता है सर नी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो शब्द के पहले होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? उसे कहते हैं सर उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? धरती कब तक घूमेगी, उसमें सवाल किस बात की थी? तो उसमें सवाल थी सिर्फ रोटी की। उनकी 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, लेकिन 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 क्या दिक्कत था, क्या समस्या था? तो भाई माँ की रोटी की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे थे बच्चे उनकी। समझ रहे हो मेरे भाई? यस या नो? यहां तक क्लियर हो गई है? चलो जी नेक्स्ट, बली अम्माल ने अपनी बेटी को का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगा था? तो आप कहोगे सर वैदी श्रवण नाम के मंदिर था, उसी में क्या था? ये इन्होंने मन्नत मांगी थी। ठीक है जी। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो आप कहोगे सर महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था, है ना, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उसके वो। तो एक बार सेशन को तब तक शेयर कर दो। नगर शीर्षक पाठ में अम्रराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने को बोला गया था? तो कहना सर 48 नंबर की कमरा दिखाने की बात की गई थी। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नंजमा नाम था। इस तरीके से आपके पूरे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हो मेरे भाई, आप जरूर बता दीजिएगा, फटाफट से चैट सेक्शन में मुझे बताइए। अब बात करते भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। चलिए क्या मैं बताऊं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? बताओ फटाफट से। यस जल्दी से भाई मेरे सेशन में बने रहो, मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्या क्या होगा, कैसे करना होगा। ठीक है, देखो इसमें होगा खंड, अरे भाई इसमें होगा खंड ब। क्या होगा मेरे बच्चों? खंड ब, खंड ब। और जो खंड ब होगा, खंड जो ब होगा, उस खंड ब में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले प्रश्न होगा कि गद्यांश को पढ़ करके आप जवाब दीजिए, जो कि होगा एक, इसमें 5 को क्वेश्चन दिया गया होगा, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यानी कि करना कुछ नहीं है, ये जो तुम्हें गद्यांश दिख रहा है इसको पढ़ना है, और पढ़ करके इसके नीचे प्रश्न है, देखो 5 प्रश्न है कि धर्म क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, विविध धर्मों के बीच विभिन्न प्रकार के भिन्नता का कारण क्या है। इस प्रकार के प्रश्न 5 हैं, और ये इसका आंसर तुम्हें कहीं याद नहीं करना है। जो पैराग्राफ आपने देखा, जो गद्यांश आपने देखा, उसी से इसका आंसर है। लेकिन मैं आपको एक इसका ट्रिक बताऊंगा इसमें, जिसको आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको बताऊंगा कहां पे क्या होता है, बहुत आसान प्रोसेस होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, तो एक गद्यांश 10 नंबर का, एक गद्यांश 10 नंबर का, मतलब 20 नंबर केवल गद्यांश से आ जाएगा। तो बड़ी ही बारीकी से पढ़ना, बड़ी बारीकी से समझना, जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि गद्यांश को कैसे आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो 20 नंबर आपका ये कंफर्म हो जाएगा, 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा भाई? टोटल 70 नंबर की तैयारी तो यहीं से हो जाएगी।
70 नंबर तुम्हारे हिंदी की तैयारी, मतलब हिंदी के पेपर में आप 70 नंबर के कर लोगे। इसी तरह से एक और गद्यांश मिलेगा आपको, और उसी गद्यांश का भी जवाब देना होगा। देखो ये गद्यांश ही है, ये गद्यांश है, जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा बता देते हैं कहाँ मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको, तो कर लेना है ना। देखो मतलब कि 4 गद्यांश दिया जाएगा, 4 गद्यांश में से आपको 2 गद्यांश बनाना होगा, हर एक गद्यांश 2-2 नंबर का होगा, सॉरी 2-2 नंबर का बोल रहे हैं, 10-10 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, एक प्रश्न उसमें का 2 नंबर का होगा। उसके नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन भी गद्यांश पूछा जाएगा जिसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, आप कोई भी गद्यांश बना सकते हो। फिर एक पूछा जाएगा दूसरा नंबर, उसमें भी गद्यांश होगा। तीसरा नंबर पूछा जाएगा आपको निबंध, कि आप निबंध लिखिए, जिसमें 250 से 300 शब्दों में निबंध बोला जाएगा। ये कॉमन सा निबंध है। वसंत ऋतु, जिसमें आपको भूमिका लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, वैशिष्ट्य लिखना होता है और उसका उपसंहार लिखना होता है। ये कैसे लिखा जाएगा ये आपको बता देंगे। ये टोटल 10 नंबर का आएगा, मतलब ये आपका 80 नंबर केवल गद्यांश बना दोगे तो हो जाएगा। जैसे ये दिवाली आ रहा है, महापर्व हमारा, दिवाली के बारे में लिखना है कि भूमिका इसकी क्या है, परंपरा क्या है, महत्व क्या है दीपावली की, इसका उपसंहार क्या है। या फिर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या राजेंद्र प्रसाद पे लिखिए, या फिर समाचार पत्र पे आप निबंध लिखिए। ये कुछ जो है ना महत्वपूर्ण, अतिवृष्टि इस पे, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपके गद्यांश है। उसके चौथे नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अपने विद्यालय प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो मैं आपको हो सकता है तो कल या परसों इस पे वीडियो मिल जाएगा, और ये 5 नंबर तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, जिसके थंबनेल वगैरह सब कुछ हमने रेडी करा लिया है, केवल हमको बता देना है। तो कल आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो 5 नंबर आप समझिएगा कैसे लिखा जाता है। या फिर आप पत्र लेखन बना सकते हो, या फिर आप संवाद बना सकते हो कि जनसंख्या या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच क्या वार्तालाप होती है, उसको लिखिए। इसमें से दोनों में से कोई एक बनाना होगा। 5वें नंबर में आपको क्या होगा कि प्रश्न उत्तर होगा, जो कि 10 नंबर का होगा। इसमें 10 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 5 को क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जैसे श्रम विभाजन कैसे समाज क्या हो सकता है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है, भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख है, जनता की भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर क्या होता है, हमारे नींद कविता का संदेश क्या है, मंगू का अस्पताल ले जाने के समय मां की स्थिति कैसी थी, बड़े अस्पताल में डॉक्टर ने पपाती के किस रोग को ग्रस्त बताया, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं होती है, और छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, हिरोशिमा पाठ के आधार पे बता दीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन में से किसी भी आप 5 क्वेश्चन का बनाओगे, 10 नंबर का आपका आ जाएगा। तो ये 10 नंबर का ये 5 नंबर का हो, यानी कि आपका 95 नंबर यहां से, और उसके बाद से लास्ट में आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि लगभग 100 शब्दों में, शब्दों की सीमा 100 शब्दों में आपको एक वाक्य दिया जाएगा, ये वाक्य बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कविता की पंक्ति दिया जाएगा। उस कविता की पंक्ति को बोला जाएगा कि आप व्याख्या कर दीजिए, है ना। बोलेगा निम्नलिखित में से किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए, कह रहा है काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्दय अपराधी की भांति फिर से छूटते ही सेंध पर हाजिर, इस अभिप्राय का इसका अभिप्राय स्पष्ट कर दीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा। या फिर आपको एक कविता से आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक, सदियों की ठंडी बुझी राग अब सुगवा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये या तो आपके बुक में के गद खंड में का एक आएगा लाइन, या फिर आपके कविता के एक लाइन, इसका बस व्याख्या कर देना कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत कविता इससे लिया गया, इसके लेखक ये है, इसका कहने का अर्थ ये है कि, बस इस तरीके से आपकी टोटल 100 नंबर का परीक्षा होगा, और आप आसानी से बहुत सुंदर ढंग से कर लोगे। अब मैं आपको एक जो बताया कि भाई ऑब्जेक्टिव तो तुमको मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव आपके प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि देखो ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारे 50 नंबर क्लियर है, 20 नंबर का लिए हम आपको गद्यांश का ट्रिक बता देंगे, तो 20 नंबर ये आ गया। उसके बाद से 5 नंबर का जो आपका पत्र है वो आपको बताने वाले हैं, निबंध लिखने का तरीका बता देंगे, उससे आपका 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 और 10 30 और 5 हो गया कितना, 35। 5 नंबर का जो ये आपका व्याख्या करने का ये बता देंगे, ये हो गया सर 40 नंबर। और 40 नंबर में जो 10 नंबर हम लोग का बच रहा है, किस लिए बच रहा है 10 नंबर, हमने गद्यांश कर लिया, पत्र लेखन कर लिया, निबंध कर लिया और व्याख्या कर लिया। और 10 नंबर का जो हमारा प्रश्न उत्तर बच रहा है, अरे भाई कमर में क्यों दर्द हो रहा है यार, 10 नंबर का जो है
10 नंबर जो क्वेश्चन आंसर आता है वो क्वेश्चन आंसर कर लोगे, और क्वेश्चन आंसर बड़ा इजी है। क्वेश्चन आंसर रटना मत किसी भी कविता का क्वेश्चन आंसर मत बताना, मैं आपको बता देता हूं आज। सिर्फ वर्णिका का प्रश्न उत्तर याद कर लेना, वर्णिका का, और सिर्फ आपको गद्यांश का गद खंड का याद कर लेना बस। पद खंड का छोड़ देना, क्योंकि पद खंड याद करोगे याद तो होगा नहीं, बिना मतलब का टाइम बर्बाद होगा। तो सिर्फ आपको गद खंड और आपको वर्णिका का आंसर तो ऐसे ही याद है आपको, और पद खंड सॉरी वर्णिका का ऐसा याद है। गद खंड का आंसर क्वेश्चन आंसर आसान होता है, क्योंकि वो कहानियां हैं, और उसमें भी केवल कहानियां का क्वेश्चन आंसर याद कर ला, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम 100 में 100 स्कोर कर दोगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस, लिखने की जरूरत होगी, अपने आप को घिसना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी जा करके आप इस चीज को बेहतर कर सकते हो। तो क्या मुझे बताओ, आपको यह सेशन मजा आया? इसी प्रकार से एक सेशन आएगी आपकी संस्कृत की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, जिससे आप बेहतर कर सके, आप अच्छा कर सके, आप अपने एग्जाम में खूबसूरत रिजल्ट ला सके। तो आज की सेशन के लिए मैं चाहता हूं कि मुझे बस दीजिए इजाजत, अपने अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप लोग का सवाल था सर कि वो मुझे हम लोग को बता दीजिए कि भाई पीडीएफ कैसे कहाँ पे मिलेगा, तो उसे भी देख ही लो, उसे देख ही लो, उसे देख ही लो, उसे देख ही लो, उसे देख ही लो। देखो अपने फोन में गूगल ओपन कर लेना, ठीक है, गूगल ओपन कर लेना, ठीक है, डन है। गूगल ओपन कर लेना, और यहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो मंटू सर, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप कर लेना मंटू सर, ठीक है। टाइप करके यहाँ पे क्या कर लेना भाई, मंटू सर लिखोगे और इसे कर लेना सर्च, ठीक है भाई, सर्च हो जाओ यार, ठीक है। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्लास 10 2026 या जो भी है सबसे, या डीएलएस एजुकेशन के नाम से आएगा, जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको लिख के आएगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, ई बुक, जो चाहिए। जैसे मॉडल पेपर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम खोजेगा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। जैसे हिंदी चाहिए, हिंदी पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या है ना कि 1 2 3 4 5 मॉडल पेपर तो ये है, उसके बाद से ये वाला ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ये सब का सब ऑफिशियल मॉडल पे यहाँ पे दिया गया है। आप किसी भी डाउनलोड, जैसे मान लो कि 2024 का डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका मॉडल पेपर देखो यहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से जा करके आप फटाफट से सर्च करके देख सकते हो, अपने दोस्तों साथियों को ये तरीका बता सकते हो। भाई मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए डाउनलोड हो रहा है, आपका इंटरनेट फास्ट होगा, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और इसे उसको पढ़ सकते हो, इसे या हो सकता है तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड इजीली आपके फोन में हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, गुड। तो आप इस तरीके से अपने तैयारी कर सकते हो, अपने बेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मिलता हूँ अगले सेशन में, अगले क्लास में, ठीक है।